अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई हैं कैमरे के उस पर बैठी उन सहेलियों को, तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं। तो चलिए मग पकड़ लें चाय का और कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आपको बताते चलूँ कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हिला देने वाला है, और कितना सिजलिंग है ये तो हमें राबिया बताएंगी। लेकिन मैं बताती चलूँ कि वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैरिड कपल्स जो, इनके लिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जनाब आप भी जो अनमैरिड है, जी कहीं मत जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए राबिया डिस्क्लोज कीजिए आज हमारा कौन सा टॉपिक है। जी बुशरा, बिल्कुल सही कहा आपने। टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिजलिंग है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आज हम बात करने वाले हैं शक पर, विच मीन्स डाउट। हम बात करेंगे कि शक आखिर है क्या, शक की रीजंस क्या हैं, और ये कि शक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में किस तरह से जहर घोलता है और आपकी मैरिड लाइफ को किस तरह से खा जाता है। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या शक आपके माजी का हिस्सा है, या क्या शक आपके आने वाले कल का हिस्सा है। इसके साथ साथ बुशरा, आज मेरा हमारे एक्सपर्ट से ये सवाल होगा कि क्या हम शक को कंट्रोल कर सकते हैं, कि शक की वजह से जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में दूरियां आ जाती हैं, रवैयों में तब्दीलियां आ जाती हैं, हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कि शकी मियाँ कैसे होते हैं और शकी बीवियां कैसी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा आप सबको हमारे गेस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगी। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबिया। और आज जो आपने टॉपिक डिस्कस किया, शक निहायत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही गहरा टॉपिक है, अनएंडिंग डिबेट है, डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन, उनकी राय भी लेंगे। शक के हवाले से आप यकीन जानिए, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, इस तरह शक जहर बन के मियाँ बीवी के रिश्ते को तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या इसका कोई हल है? इसकी, जैसे कहते हैं ना, वो इनिशिएटिव्स कैसे स्टार्ट होते हैं, ख़त्म क्यों नहीं हो पाता, क्या वजूहत है, सब जानेंगे। तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो चुका है, या आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा चल रहा है, तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हमें बताइए। और आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। हम आपके मसाइल का हल कोशिश करेंगे कि उसको किसी न किसी के से हल करें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में। लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूँ, जैसे राबिया ने कहा कि चलिए आइए आपको आज मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से, स्पेशल गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं जी डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब, न्यूरो सर्जन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर समिया खालिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट है, पिछले 16-17 सालों से जो है साइकोलॉजी में अपना लोहा मनवा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। और जी हमारे साथ हैं एडवाइज़र टू ऑम्बड्सपर्सन, करंटली वर्किंग, ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक्टर भी रह चुके हैं, और तो और निप्स के हेड भी रह चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल बासित खान की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू जी। आज जी हमारे जो गेस्ट है ना, मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और तमाम के तमाम जो है ना, हम सब सहेलियाँ जो है ना मिल के बैठ के बात करेंगे। लेकिन जो शक का टॉपिक है, जिस राबिया ने बताया, तो सर मैं आपसे स्टार्ट लूँगी। मुझे बताएं शक क्या है, क्या बुनियाद है, शक कैसे जहर बनकर रिश्तों में आ जाता है और तबाह बर्बाद कर देता है रिश्तों को। देखिए, शक को अगर आप प्योरली मेडिकली देखें और सोशली देखें तो दोनों में फ़र्क है। प्राइमरीली शक एक बीमारी भी है और शक एक कंडीशन भी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी। हमारे यहाँ शक जब बीमारी की सूरत में होता है, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, तो उसने आके बताया कि उसका मियाँ उस पे इस बात पे शक करता है कि जब भी किसी शादी पे तुम जाती हो, तो जो कपड़े पहन के जाती हो वो मेरे लिए नहीं होते, तुम किसी और को दिखाने के लिए जाती हो। वो कहने लगी यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन इससे एक स्टेप जब आगे वो चला गया, और वो स्टेप क्या था कि उसने ये शक करना शुरू कर दिया कि दूध वाला जब दूध लेने के लिए आता है, या देने के लिए आता है, तो जो तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, ये तुमने उसको दिखानी होती है। अब दिस इज प्योरली, इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल, दिस इज प्योरली पैथोलॉजिकल। एंड अल्टीमेटली शी वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और अल्टीमेटली दैट बॉय, जो हस्बैंड था उसका, ही वॉज डायग्नोज्ड एज स्किज़ोफ्रेनिक। तो जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर शक करना, पैरानोया या पैरानॉइड होना आम बात है, ये आम सी बात होती है।
और ये एक बीमारी बन जाती है अगर बीमारी होती है, आप कंट्रोल ना करें। हाँ बिल्कुल, ये बीमारी शक होती एक बीमारी है, ही है। बिल्कुल बीमारी। अच्छा, अब ये तो एक बीमारी की हैसियत है, लेकिन हमारी सोशल लाइफ के अंदर इससे कम दर्जे के जो शक होते हैं जी, वो ज़्यादातर जो सोशल लाइफ में देखने में आए हैं वो एहसास कमतरी का नतीजा भी होते हैं। मिसाल के तौर पे यू सी इफ़ somebody feels insecure, again I would refer to one of the patients, मतलब उसकी मंगनी इसलिए टूट गई लड़की की कि उसका जो मियाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर इटली में है, अभी हुआ नहीं है, मंगनी थी उसकी, तो उसका था कि अपने फलाने फलाने कज़न से नहीं मिलना तुमने, क्योंकि द बॉय वॉज नॉट पढ़ा लिखा एज कम्पेयर टू द गर्ल, और जो कज़न्स थे दे वर वेल ऑफ एंड ही हैड गॉन अब्रॉड ओनली फॉर कमाने के लिए। तो वो एक इनसिक्योरिटी थी एंड ही स्टार्टेड डाउटिंग टू एन एक्सटेंट कि जी वाई ऑन ईद ही केम और यू वेंट। तो क्योंकि हम मियाँ बीवी के हवाले से बात कर रहे हैं, वरना तो शक की और बहुत सी कंडीशन जैसे रिलेटिव हो गए ना शक, अपने हाँ, किसी चीज़ को आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं टॉर्चर और टॉक्सिक कर दें। तो इसलिए आई थिंक इसके दोनों पहलू हैं, हमारा सोशल पहलू भी है, और मैं मैंने स्टार्ट ही डिजीज़ से इसलिए किया कि बहुत दफ़ा यू सी एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि नहीं ये तो बीमार है तब ये कर रहा है ये सारे काम। सोशल लाइफ में तो इसकी इम्प्लिकेशन है ही है, और ये हमें बहुत कॉमन है। अगर आप देखें, यानी इस शक को अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये तो हर रिश्ते में आपको मिलेगा। बाज़ औक़ात माँ शक कर रही होती है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो क्या करता है, आपने मियाँ बीवी, माँ बहन, और सबसे बहन भाई के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप के दरमियान होता है। हर किसी का रिश्ता भी डिफरेंट है, कस्टमाइज्ड रिलेशनशिप से। आप मुझे बताइए समिया खालिद, जब बात करते हैं शक की, आपकी नज़र में शक क्या है? देखिए, शक का मतलब तो यही जो हम नॉर्मली कहते हैं कि दूसरे पे यकीन ना रहना और ये लगना कि वो मुझे चीट कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर, स्पेशली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, ये क्यों आ जाता है, कब आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक लड़का लड़की शादी प्लान करते हैं तो उस टाइम में वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं और वो बहुत खुशी के साथ अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि आप डाउट्स में आ जाते हो, आप टेंशन्स में आ जाते हो। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मैंने ये देखा कि मैं इस पूरी बात को ना कुछ स्टेजेस में एक्सप्लेन करूँगी। जब आपकी शादी होती है तो जो पहला टाइम होता है ना, जिसे हम हनीमून पीरियड कहते हैं, वो टाइम होता है जिसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश होते हो, और एक दूसरे की जब वो खुशी चल रही होती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है जिसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दूसरे का नज़र आ रहा होता है, नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा होता। आप कह सकते हो कि आपका जो क्रिटिसिज्म वाला जो एलिमेंट है माइंड का, वो एक साइड पे होता है। अच्छा, जब आप इस टाइम पीरियड में रहते हो, कुछ लोगों का ये चंद दिनों का होता है, कुछ का कुछ महीने का होता है, उस टाइम में तो सब परफेक्ट है। सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आते हो, हस्बैंड वाइफ को जॉब कर रहे हैं, स्टार्ट होगी, घर की ज़िंदगी स्टार्ट होगी। तो वो स्टेज आती है जिसमें अब एक दूसरे से हटके सराउंडिंग्स के लोगों के साथ मिलते हो और उसी पर्सन के अदर एस्पेक्ट्स को देखना शुरू करते हो। वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जहाँ पे डाउट्स क्रिएट होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि आप एकदम कन्फ्यूजन में जाते हो कि जो ये मुझे नज़र आ रहा था क्या ये वही है या चेंज है। ये अब डाउट्स वाली जो स्टेज होती है ना, इसके अंदर आके बड़ा कन्फ्यूज होते हो। अच्छा, इसमें आप अभी बता नहीं रहे किसी दूसरे को, लेकिन खामोश हो रहे हो, नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है। इस स्टेज पे अगर आप किसी को कंसल्ट कर लेते हो, किसी बड़े बहन भाई को, जिस पे आपको ट्रस्ट है उस पर, तो ये डाउट्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किसी के साथ डिस्कस करते तो ये चीज़ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के ये डेवलप हो जाती है, आप कह लो डिल्यूजन्स के अंदर, जिसके अंदर शक बनता है, जिसके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आपके माइंड में इतना मवाद इकट्ठा हो जाता है कि आपको लगता है बस ये तो मेरे अगेंस्ट है, मुझे खुश नहीं देखना चाहता, या मेरे। अच्छा, ये अभी तो मैंने आपको बताया कि डाउट आता कहाँ तक है। इससे पहले मैं अगर बात करूँ ना, लड़का लड़की एक ख़ास माहौल में पले बड़े होते हैं, जवान हुए होते हैं, आपकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी आपके चाइल्डहुड से बनना शुरू होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनना शुरू होती है। अब वो मेल या फीमेल जो कि एक नए रिलेशनशिप में आ रहा है, जैसा उसने पहले अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, सेम वही चीज़ वो आगे उसी माइंडसेट के साथ जो है वो अप्लाई कर रहा होगा। आपको पता है ना, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे बिलीव्स बनाते हैं। अब यही वो बिलीव्स होते हैं जिनके साथ आप एक नए रिश्ते को स्टार्ट करते हो, और डिसीजन मेकिंग भी करते हो। अब आपने अपनी परसेप्शन से एक लड़की को देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे इसके साथ रहना है, वो किसी और माइंडसेट के साथ आई है, वो एक अलग इन्वायरमेंट में पली बड़ी है। जब वो आपके इन्वायरमेंट में आएगी, आप किसी और रिस्पेक्ट में उसको रिगार्ड कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो अलग में।
जब आपकी सेकंड स्टेज आती है जिसके अंदर आप अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर आते हो, तब पता चलता है ओह शायद मुझसे गलत हो गया, शायद ये कि ये वो पर्सन नहीं था जिसके बारे में मैंने सोचा था। असल चीज़ वो होती है कि वहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, इन डाउट्स को हैंडल करना इंतहाई ज़रूरी है। अभी सर बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि आपकी हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की आपने बात की, इसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इससे पहले पूछ लें कि आपके नज़दीक शक क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट चुना है आज डिस्कशन के लिए। और ये हमारे मुआशरे में फैली जो बुराइयाँ हैं, मुनाफरत है, दुश्मनियाँ हैं, जिसमें हमारी सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन उसकी भीड़ चढ़ जाती हैं। तो ये मेनली, जैसे चूँकि मैंने एक निप्स में काम किया है एज हेड ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, तो मुझे ये पता था इस बात का कि जो बच्चे मतलब जिसमें स्पेसिंग नहीं होती, नेचुरली अंडर नरिश्ड बच्चे पैदा होंगे आके। कहते हैं ना 3 साल बाद 2.5 साल बाद प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होता है, तो एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है आगे। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन और अंडर नरिश्ड बच्चे बेतहाशा हैं, हज़ारों की तादाद में। अब कहते हैं कि एक आदमी सही दिमाग है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बातचीत भी सही कर रहा है, लेकिन एक वक्ती तौर पर आप उसको देखते हैं। आप उसको ये नहीं देखते कि वो घर जाकर क्या बिहेव करता है, दोस्तों से मिलता है क्या बिहेव करता है। इसी तरह क्योंकि हम आज का जो टॉपिक है वो विद रेफरेंस टू एक शादी के लिहाज से कर रहे हैं कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने बायोलॉजिकल रीज़न तो उसकी बताई है आके। ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में जो बेटा होता है वो माँ जो उसका साया होती है, जो प्यार करती है उससे, उसको मार देता है शक की बुनियाद पर। इसी तरह बीवी जो है वो अपने शौहर को मार देती है, ये भी आजकल बहुत हो रहा है। कोई और वजूहत होती हैं उसकी, मियाँ अपनी बीवी को मारता है। भाई बहन के जो मसाइल हैं, ये हमारी मुआशरे की सोसाइटी का जो एक बेशुमार कहानियाँ बनी हैं। इसमें जो मेन चीज़ देखने की है, मैं ये कहता हूँ कि चूँकि ये हालात होते हैं इस तरह के, जिस तरह के, अगर डॉक्टर साहब इसको बेहतर समझते हैं, मैं इसलिए आपको ही बता रहा हूँ आके, कि हमारे यहाँ आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है तेज़ी के साथ, उस आबादी में स्पेसिंग नहीं होती, उस आबादी को रोकने का कोई तरीका नहीं होता, लोगों को अनमेट नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी टाइम पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके जहन पूरी तरह तैयार नहीं होते आके। ये जो शक है, अब शक पे अगर आ जाएं तो शक को अगर आप देखें कि हमारे यहाँ शादियाँ जो होती हैं वो तो लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, देख लेता है, दफ्तर में देखेगा, किसी और जगह देखेगा, कहीं शादी पे कहीं उधर होगा। हमारे यहाँ शादी से पहले जो लड़के लड़की की जहनी हम आहंगी के को नहीं जांचा जाता, और वो कि एक दूसरे के साथ किस तरह कंपेटिबिलिटी है भी कि नहीं है आगे, जिसे कहते हैं शादी से पहले एक कंसल्टेटिव सेशन होना चाहिए लड़का लड़की का। और उसके साथ साथ मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर शादी से पहले इनकी कोई 4 महीने 5 महीने तक गुफ्तगू टेलीफोन पर भी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझ सकें क्या है। अब यही होता है ना, शादी से पहले क्या थे, शादी के बाद क्या हो गया। अब्दुल बासित साहब, आपने बहुत एक्यूरेटली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने यूएसए से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ इज एवरीवन? वेलकम टू मेरी सहेली, कैसी हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। डॉक्टर शबाना, जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि हम शक पर आज बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक शक क्या है, इसकी रीजंस क्या हैं, कैसे शुरुआत कैसे होती है शक की? जी, अभी मेरा ख्याल है जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने पिछला पार्ट तो छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा जो सुना डॉक्टर साहब का, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना है। उसको शॉर्ट में बताती हूँ कि 3 वजूहात हो सकती हैं नफ्सियाती तौर पे। एक होती हैं एक्सपीरियंसेस, जो कि वो बता रही थी, जो तजर्बात होते हैं। इंसान एक तजर्बात का पूरा घड़ा हुआ मूरत है, जो अपने तजर्बात की बेस पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसको आगे लेकर चलता है। वो तजर्बात बचपन के हो सकते हैं, जिसे हम ट्रॉमा भी कहते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर आपके माँ बाप का अब्यूसिव रिलेशनशिप था या डिवोर्स थी या माँ बाप आपस में लड़ते थे, तो बच्चे की नफ्सात के ऊपर और उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर छोड़ता है। या तो वो बच्चा या बच्ची बड़े होके क्लिंगी हो जाते हैं, उनको फियर ऑफ अबेंडनमेंट होता है, उनको लगता है कि हमें छोड़ के ना कोई चला जाए,
वो बहुत क्लिंगी होके जिस तरह से शक करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं निभा सकते, और हर वक्त उनके अंदर एक डर होता है कि मुझे ये जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर ये तजर्बात, या फिर वो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अगले बंदे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दोनों सूरत हाल में आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे कि कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा, उसको शक की बुनियाद पे उसे जिंदगी कंट्रोल करेंगे, या फिर आप उसके पीछे पीछे फिर के कि किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, फोन किससे कर रहा है, कहीं आईपैड पे लड़कियां तो नहीं देख रहा। तो इस तरह से जो है ना, आप दोनों सूरत हालात में अपने बचपन के तजुर्बात को आपकी वो जात का हिस्सा बन गए होते हैं। इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। आप उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप एक इंसान जब बनते हैं, अनलेस कि आप जाके थेरेपी करें या आप अपने ऊपर काम करें या आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लें कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। दूसरा तजुर्बा, जब आप टीनेजर होते हैं या अगर आप एडल्ट हो गए और उसमें अगर आपकी शादी होगी और डिवोर्स होगी, आपका रिलेशनशिप में आपके ऊपर पहले किसी ने चीट कर दिया, या आपके रिलेशनशिप में आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस लेके आप अपने माजी को लेके साथ चलते हैं और आने वाली रिलेशनशिप में फिर आप शक व शुबात और लैक ऑफ ट्रस्ट, उस नए रिलेशनशिप में आप वो ट्रस्ट ना दे सकते हैं ना कायम रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है, हम उसे कहते हैं जी सेंसरी गेटिंग। उसका ये मतलब होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो इस तरह से अल्लाह मियां ने बनाया है कि वो चीजों को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर को शिवाना, है ना सॉरी बाहर टू से कट यू इन द फिल्टर करता है। मिडिल, मिसाल एक कॉलर होल्ड पे काफी देर से, उनकी कॉल लेना जी। चाहूंगी, फिर आपके साथ हम यही से कंटिन्यू ठीक है। करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जी। सलाम। जी फरमाइए। वेलकम टू मेरी सहेली। मैं कायनात, थैंक यू, मैं कायनात बोल रही हूँ से। आई लाइक योर प्रोग्राम, या आप बहुत अच्छे इश्यूज एड्रेस करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड Thank you. रेलिवेंट। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन और मैं मैरिड भी हूँ, तो हमारा कॉलीग्स के साथ उठना बैठना भी होता है और हम आउटर मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है कि क्यों गए, कैसे गए, किसके साथ गए, किस टाइम पे गए। तो वही छोटी छोटी सवालात बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो हाउ टू कोप अप इन विद दिस इशू, हम किस तरह से इस चीज़ को कोप अप कर सकते हैं, इवन दो एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन अस, सिर्फ एक ये इशू आता है जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है हमारे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर शिवाना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, वो एडल्ट है, एक कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना जो उन्होंने लेकर पाला है। उनके अंदर जो पर्सनालिटी के अंदर जो उनकी नफ्सियात है कि वो कोई शक कर रहे हैं और ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं कर पा रहे या इनके ऊपर नहीं कर पा रहे ट्रस्ट, तो कोई दबी हुई नफ्सियाती इमोशनल ऐसी उनकी पर्सनालिटी में कोई तजर्बा उनको बैठ के खुद से देखना पड़ेगा। या इनके अगर तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इनकी दोस्ती के साथ शादी हुई और ये कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आपस में बैठ के वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स कम्युनिकेशन होता है। ऐसे मामलात में आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अपनी परसेप्शंस बताते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं अगले बंदे को कि उसको क्या चीज़ खाई जा रही है, क्या नफ्सियात है उसकी, बचपन की है या पास्ट रिलेशनशिप की है, क्या उसकी पहले कोई ऐसा मसला हो गया था जिसको वो माजी को लेकर आगे चल रहा है। और अगर ये मसले आपके तब हल नहीं हो रहे तो फिर आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। आदमी बड़ा मजेदार चीज होती है जब वो औरत पे शक करता है या उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि किससे मिल रही हो, काम पे इससे ना बात करो, तो उसके अंदर एक कंट्रोल का एलिमेंट आ जाता है। वो कंट्रोलिंग हो जाता है, वो चाहता है कि मेरी औरत जिस पे पोजेसिव हो जाता है, बाकियों से आइसोलेट करने की कोशिश करता है। औरत जब शक करती है तो वो क्लिंगी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी जो होता है ना कंट्रोल करने की बजाय खुद ही नफ्सियाती मरीज बन जाती है। दोनों सूरत हालात में आपको पास्ट में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या मसला है उनकी नफ्सियात का और उनके माजी के तजुर्बात क्या हैं। और दूसरी चीज, आदमी को जो है अगर वो कंट्रोलिंग हो रहा है तो आदमी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर औरत जो है क्लिंगी हो रही है तो औरत को बजाय इसके कि पार्टनर पे काम करना हो, अपने ऊपर काम करने का पड़ेगा। तो दोनों जेंडर्स के अंदर थोड़ा सा आप कह लो कि जेंडर का वो फर्क है। अगर आप मुझे पहले वाली बात बताने देते कि मैं आपको बता रही थी कि फोकस जिसको कहते हैं ब्रेन किस पे फोकस करता है, तो उससे भी इनकी हेल्प हो सकती है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी बताएं। जी, तो वो जो फोकस मैं आपको बता जी, मैं आपको कह रही थी कि सेंसरी फोकस, आपका जो ब्रेन होता है ना, ये भी एक वजह होती है। आप उसमें क्या करते हैं कि आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। आप तमाम अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आप बाहर फेंक देते हैं। आपको बस ये नजर आता है कि अगर हस्बैंड ने थोड़ा सा भी कोई ऐसा फोन पकड़ा या बीवी ने बाहर जाके किसी से बात की, तो आप उसके उस एक्ट को
नेगेटिव ले लेंगे और उससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा आज लेट आई है, आज किससे बात की, किससे नहीं बात की। तो आपको उसकी हर पॉजिटिव चीज जो है ना वो नेगेटिव नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हर चीज को, सेंसरी चीजों को आप फिल्टर किए जा रहे हैं। इस चीज में फिर ये भी आपको करना पड़ेगा उस आदमी को कि अगर उसको सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है तो नेगेटिविटी को रिप्लेस करे पॉजिटिविटी से, और जब भी उसके अंदर ऐसा ख्याल आए और वो उस पर काम करना चाहता है तो उसको चाहिए कि फौरन से पहले उसकी पॉजिटिव बातें सोचना शुरू कर दे कि उसके अंदर और कितनी अच्छाई हैं, मैंने उसके ऊपर फोकस करना है। तीसरी चीज होती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के अंदर ये होता है कि हम लोग जब क्लिंगी और शक करना शुरू करते हैं ना, तो हम इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। मेरी सहेली ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे चीट किया है, या मेरे हस्बैंड ने कोई ऐसा काम किया है, वो कोई उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं इमेजिनेशन स्टार्ट कर दूंगी कि हैं अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और हम जनरलाइज कर देते हैं कि सारे मर्द बुरे हैं या सारी औरतें बुरी हैं। हमारी इमेजिनेशन जो होती है वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती है, और फिर साथ वाले लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और बाकी चीजें जो हमारी बैक सीट पे चली जाती हैं। अगर आप मूवीज देखना शुरू कर दें ना ऐसी क्राइम रिपोर्टिंग की, या अगर आप देखना शुरू कर दें कि बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो आप उस तरह सोचना शुरू कर देते हैं। तो आप हर उस चीज पे आपका फोकस हो जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आपको इमेजिनेशन को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा कि जैसे ही आपको ये सोच आई है, और अगर आपको ये सेल्फ अवेयरनेस हो जाता है, तो आपने सोचना है कि नहीं, एविडेंस कोई नहीं है। अगर मैंने 2-4 दफा बंदे को देखा भी है कि फोन भी चेक किया है और कुछ मुझे नहीं मिला, तो माइंडफुल आपने सोचना है कि एविडेंस कोई नहीं था तो मैं अपने इस गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ। तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी देखनी पड़ती है। जी डॉक्टर शबाना, अब हम डॉक्टर खालिद की तरफ आते हैं। डॉक्टर खालिद, आप हमारे कॉलर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उन्होंने जो सवाल किया उस पर? देखिए, मैं आई वुड लाइक टू बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन एकेडमिक, बिकॉज आई थिंक द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज दैट वी शुड गिव अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, मेरा 1 बेटा है, माशाल्लाह, दे ऑल मैरिड। आप जब शादी करते हैं अपनी बेटी की तो कंपैटिबल होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम द सेम स्टार्टअप। क्योंकि अब होता ये है कि जो वर्किंग लेडी होती है, जो उनका क्वेश्चन था, वो जब भी बाहर जाएगी तो जाहिर है कि अपने कलीग्स के साथ मिलेगी। जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का नर्सेस के साथ, बाकी लेडी डॉक्टर्स के साथ वो एक रिलेशनशिप होता है प्रोफेशनल। तो अब अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है मियाँ बीवी के अंदर, तो लामहला वो शक करेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो भी ये जो कंपैटिबिलिटी ना हो तो इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। मतलब आपको, मतलब ये लफ्ज़ बड़ा क्रूड सा लगेगा कि बाज़ वक़्त ये होता है कि देखने में बीवी बहुत खूबसूरत होती है और मियाँ नहीं होता, वो इसी कॉम्प्लेक्स में रहता है, वो हमेशा ज़्यादा डाउट करता रहता है। नॉट ऑल ऑफ देम। अच्छा, इसी तरह पैसा है, मैंने देखा है अमीर गरीब कोई नहीं होता। आई ऑलवेज से गुर्बत जो होती है वो दिमाग में होती है, वो पैसे में नहीं होती। लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वहाँ पे मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे शक भी ज़्यादा होते हैं। और मैं बड़ा अजीब मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपना क्लिनिकल 42 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर, कि इस तबके के अंदर शादियाँ भी लोग ज़्यादा करते हैं। और जिस तरह आपने भी बासित साहब ने कहा कि जी बेटे ने माँ को मार दिया या बीवी ने माँ को, आप देखिए अच्छे खासे 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ होती हैं, एंड देन आप अखबार में एक खबर पढ़ते हो कि आशना के साथ फरार हो गई। आप पढ़ते हो ना सारा, तो ये माशरे के अंदर हो रहा है ना, ये सारा ये हो रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इसके अंदर शक भी है, इसके अंदर हमारा इकोनॉमी भी है, इसके अंदर हमारे बिलीफ्स भी हैं, इसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी शामिल है। आई मीन दैट व्हाट मेक्स अ पर्सनैलिटी। सो देयरफॉर आई पर्सनली बिलीव कि जो पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं, जो कनात पसंद होते हैं, जो उनको मिल गया उस पर खुश रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कम नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल सही कहा कि देखिए हर किस्म की रियलिटी है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो मिलकर इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये शक निकल आता है। ये टॉर्चरर इस लेवल तक पहुंचता है कि आप एंड पे देखें कि उसने उसको कत्ल कर दिया, फलां को कर दिया, इन दी नेम ऑफ, अंडर द फ्लैग ऑफ शक।
आप मुझे बताइए समय खालिद, जब बात करते हैं हम आपसे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप बताएं कि आपकी नज़र में आपने क्लाइंट्स से डील की है और कर रही हैं, मर्द ज़्यादा शकी आपको देखने को मिले इन क्लाइंट्स, या औरतें ज़्यादा शकी? मर्द शकी होते हैं या औरतें, जनरली भी बताएं। अच्छा, इससे पहले मैं वो जो एक कॉल आई थी उसका आंसर देना चाहूँगी। जी प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि जब मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का होता है। इस रिलेशनशिप, खूबसूरत रिलेशनशिप में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कुछ टाइम एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर ऐसा निकालना होता है जिसमें सिर्फ एक दूसरे की बात करनी होती है। अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करने, अपने बच्चे डिस्कस नहीं करने, अपने डेली रूटीन में अगर कोलीग्स के साथ कोई आपका टाइम गुजरा है या बॉस के साथ गुजरा है, वो नहीं डिस्कस करना होता। जो कपल्स ऐसा हेल्दी टाइम नहीं गुजारते, मैं उनमें बड़े प्रॉब्लम्स देखती हूँ। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी उन्हें कि आप ज़रूर एक टाइम निकालें, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग वॉक का हो, चाहे रात को वॉक का हो, कोई ऐसा टाइम हो, कोई टी टाइम हो सकता है, कोई डिनर टाइम हो सकता है, जिसमें आप दोनों बैठें और अपनी बातें करें। तो इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा इनके रिलेशनशिप के ऊपर। अब हम बात करें मेल एंड फीमेल की कि डाउट्स कौन ज़्यादा, शक कौन ज़्यादा करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने ना दोनों को अलग अलग नेचर का पैदा किया है। जो मेल की नेचर है वो डिफरेंट है और इसी तरह उसकी डिमांड अपनी फीमेल से डिफरेंट होती है। फीमेल की नेचर डिफरेंट है और वो अपने मेल से अलग एक्सपेक्ट कर रही होती है। इस टाइम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेल के माइंड में क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं तो वो शक में जाता है, या फीमेल में क्या होती हैं और वो शक में चली जाती है। अच्छा, मेल की नेचर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसे चाहिए होती है अपनी बीवी से, वो रिस्पेक्ट होती है। ऐसी ख़वातीन मैंने ये देखा कि चूँकि जब आप जॉब करने लग जाते हो ना मियाँ बीवी दोनों, तो आप एक फ्रेंडशिप के लेवल पे आ जाते हो। आप चाहते हो कि जी हम अब चूँकि हम दोनों इक्वली घर को भी देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, इसलिए कि अब तो हमारा राइट है, हम हर बात कर लें। लेकिन मेल की नेचर अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब कैसे डिसरिस्पेक्ट? दूसरों के सामने अपने मियाँ की कोई ऐसी कमज़ोरी या कोई ऐसी बात बता देना जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। मैक्सिमम मेल्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बात को उनकी बीवी संभाल के, छुपा के, ढक के रखे। अब फीमेल मजाक में अपनी फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में बैठी हुई है, वो बात कर देती हैं, मेल उसको बुरा मना जाते हैं। तो रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि आप फ्रेंडशिप ज़रूर करो, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं भूलो कि उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी कुछ आप कह लो कि एक एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं, एक उसकी ज़रूरत है जिसे आप ज़रूर पूरा करो। तो वो फीमेल्स जो कि इस तरह से नहीं करती, वहाँ दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और मेल फिर ऐसे फ्रेंड्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, कोई मेल फीमेल जिसके साथ जहाँ पे उन्हें ये चीज़ मिलती है, और फिर उनके रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अपनी वाइफ से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं। अगर ऐसी नई नेचर भी है, वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाते। अच्छा, फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल को चाहिए होती है बेसिकली सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी किसी भी तरह की हो सकती है। सिक्योरिटी मनी की हो सकती है, सिक्योरिटी वो आप ये कह सकते हो कि आपको एफिलिएशन चाहिए, आपको वर्ड्स चाहिए। अक्सर फीमेल्स जो हैं वर्ड से बड़ी सेटिस्फाई रहती हैं कि आप उनको कंफर्मेशन दे दो, हाँ तुम जैसा कोई नहीं, या ये कि तुमने जो ये काम किया, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वो मेल जो अपनी फीमेल की इस नीड को नहीं पूरा करते, उसे सिक्योर नहीं फील होने देते, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अभी बात हो रही थी शादी, इन्होंने बताया शादी पे वो गई, तैयार हुई और उसके बाद ये, अभी क्यों हुआ? इसकी रीज़न थी ना पीछे कि वो यकीनन अपने जो मेल की डिमांड है उसको वो पूरा नहीं कर रही हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो गई। ये मैं बात कर रही हूँ अगर नॉर्मल रूटीन में ऐसे इश्यूज़ होते हैं। खैर, इन्होंने जो डिस्कस किया वो तो शिज़ोफ्रेनिया की बात हुई। शिज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर तो ये एक सिम्टम, क्लियर सिम्टम होती है कि वो अपने पेशेंट्स के, अपनी वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर डाउट करते हैं कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है। बहरहाल मेल एंड फीमेल में मैंने रीज़न आपको बताई कि यही है कि जब आप एक दूसरे को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड नहीं करते हो। सेकेंड चीज़ ये कि जैसे आप सोचते हो सेम वही एक्सपेक्ट दूसरे से करते हो। मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं जब सुबह तैयार हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड को मेरी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, आज मैंने नया सूट पहना है, मैं बहुत ज़बरदस्त लग रही हूँ। हस्बैंड देखता ही नहीं मुझे, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, क्योंकि उसके माइंड में और 10 काम है पूरे दिन के, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा कि वो जो फीमेल है वो डाउट में आ जाएगी, बस इसका तो ध्यान मेरे में नहीं है, ये तो और लोगों में वैसे, क्योंकि वो अपने ग्लासेस से देख रही है, अपने फ्रेम ऑफ माइंड से देख रही है अपने हस्बैंड को। सेम इसी तरीके से हस्बैंड्स भी यही करते हैं और वो डिफरेंट किस्म के डाउट्स खुद ही से क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि वो खुद सोच रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर अब्दुल बासित, आप हमें बताएं कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में शक आ जाता है तो उनके रवैयों में किस तरह से तब्दीलियाँ आ जाती हैं? मर्द के शक करने की क्या निशानियाँ हैं और एक बीवी के शक करने की क्या निशानियाँ होती हैं? देखिए, बात ये है कि जो हमारा मुआशरा है बुनियादी तौर पर, मुआशरे को आप देखें ना लार्जर पर्सपेक्टिव में,
हमारा मुआशरा जो है एक जिसे कहते हैं ऑल इंक्लूसिव मुआशरा नहीं है। इसमें तमाम तर लोग आपको डिफरेंट सिमतों में जाते दिखाई देते हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम देखें कि एक बहुत एडवांस्ड कॉलेज है, एक मीडियोकर है, एक कंजर्वेटिव कॉलेज है। अब जब वो कंजर्वेटिव कॉलेज के बच्चे या बच्चियाँ या उनकी शादियाँ उधर होती हैं आके, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे यहाँ जैसे कहा कि लड़की ने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया है, खूबसूरत ड्रेस पहन लिया है, तो उस पर ही वो मियाँ को शक होता है कि भी इसने अच्छा ड्रेस क्यों पहन लिया। हमारे बेसिकली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। औरत को जहन में रखें आपके मर्द कमतर समझता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनएफपी की कंट्री हेड थी, मैं गया था यूएन, वहाँ उन्होंने कहा था कि मैलिस होता है एक मर्द के अंदर, तासुब होता है। ये एक बात है, मैं खुद भी मर्द हूँ लेकिन आई फील नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट। ये एक इनहेरेंट होता है, इनबॉर्न होता है। कभी भी कोई औरत मर्द को अपने कि क्या वाकई ये बात सच है कि मर्द औरत को कमतर समझते हैं? जी हाँ, देखिए वैसे तो हम इसको मजहबी तौर पे तो इसको नहीं साबित कर सकते, जिस तरह कहते हैं औरत की गवाही भी आदि तस्लीम कर लेते हैं आगे। ये तो काफी बड़ी लेकिन जो स्टेटमेंट इस है। मुआशरे में आज की औरत है, जो आज से 30 साल 40 साल पहले की औरत थी ना, वो अपने कल्ब से सोचती थी, अपने दिल से सोचती थी। आज की औरत जो है वो दिमाग से सोचती है। लेकिन मुझे ये बताए ना राबिया, बात आपने बहुत बड़ी कर दी है, मतलब औरतें मतलब ऑफेंड हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि मर्द औरत को कमतर समझता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मुझे एक चांस में जाना है। मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ एक लड़की की शादी होती है। अब लड़की जब अपने घर से आती है, डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात कही कि वो एक अच्छे माहौल से पलती है, उस अपने माँ बाप को देखती है, वो एग्जाम्पल सेट करती है कि मेरे माँ बाप किस तरह जा रहे हैं आगे, किस तरह उन्होंने, मतलब बहुत कम देखा गया है कि कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जाके ग्रॉसरी भी लेने जाता है, ठीक है ना। अब लाइफ टाइम में मैं तो तकरीबन काफ़ी सालों तक 30-35 साल तक जाता रहा, बाकायदा उनके साथ जाता। अक्सर औकात जब मेरी किसी कुलीग की वाइफ मिलती थी तो कहते हैं आप भाई आप साथ जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी औरत की ख्वाहिश होती है कि मर्द साइड बाय साइड चले। अब ये जो मामला है कि अगर डॉक्टर्स देखें जो हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनमें आप बहुत कम ऐसे वाक़यात देखेंगे और 2 एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कम आएगी या एक एहसास कमतरी का शिकार अगर होता है, यानी कि अगर जैसे कोई बदसूरती आ जाती है चेहरे में, या शक्ल अच्छी नहीं है, या लड़की लेट आती है। अब दफ्तर में लेट आना तो देखें ना, जॉब कर रही है, ये तो अंडरस्टैंड करते हैं पढ़े लिखे आदमी। बेसिकली इलिटरेसी, जहालत, तालीम की कमी और तालीम और तरबियत का फुकदान। देखिए हमारे यहाँ जो बच्चों को आज आप देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, कितना टाइम देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को। मैं भी कितना टाइम देता हूँ आके। अक्सर बात जब मैं जल्दी आ जाता हूँ तो बच्चे हैरान से, अब्बू आप जल्दी आ गए। अब वो बच्चे जो होते हैं जिस तरह ग्रो अप करते हैं, अब तो देहात की बात ले लें, ये जो है ना शक जो है, ये शक वहीं पैदा होता है जहाँ तालीम की कमी होती है, जहाँ समझ ना आती हो। वो बच्चा अपनी माँ को पिटता देखता है अपने बाप के हाथों, तो वो भी पीटता है जब बड़ा होता है आके। ये शक जो है, इसके लिए एक जहन में आप रखिए, मुझे बहुत कम ख्वातीन मर्द होंगे जो अपनी ख्वातीन को, अपनी बीवियों को अपनी आगे से जाते थे कि आगे निकल गई आगे। हमारी इस मौजूद में बड़ी फिल्में बनी हैं बाकायदा। एक बड़ा मशहूर सिंगर था, और सिंगर था अमिताभ बच्चन थे वो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मतलब एक बड़े टॉप क्लास सिंगर थे, वो बीवी भी सिंगिंग में आ गई। अब वो आगे निकल गई तो शक पैदा हो गया आके, वो लेट आ रही है आगे। ये एक कंपैटिबिलिटी डॉक्टर साहब ने बताया, वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप कुछ कह रही हैं? मैं उस टाइम ये बात बताने लगी थी, जो ये समझा जाता है कि मेल डोमिनेंट है, या मतलब उसके अंदर ये फीलिंग होती है। देखिए नेचर डिफरेंट है ना। मेल की जो डिसीजन पावर होती है ना, थोड़ी बेहतर होती है, और वो थोड़ा सेंसिबल होता है डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस में। फीमेल इमोशनल बीइंग है। अब होता क्या है कि उसको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए किसी के साथ भी ना कि वो औरत को कमतर समझे। नहीं, ये मैं इससे एग्री नहीं करती कि वो अपने आप को कमतर, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर जब मेल एंड फीमेल की ट्रेनिंग इकट्ठी हो रही है ना, तो मैंने आज के मेल को बहुत इक्वली लेके चलते देखा है। हाँ, जब वहाँ पे डोमिनेंसी की बात आती है, वो तभी आती है कि फीमेल बहुत सारी चीजों पे उतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती जो कि एक मेल ले सकता है। मतलब एक सडन एक्सीडेंट हो गया, एक सडन डेथ हो गई, उस टाइम में जितना स्टेबल आप एक मेल को देखोगे, फीमेल को नहीं देखोगे। रीजन बाय डिफॉल्ट आपकी नेचर अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा किया है ना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई सुपर नेचुरल चीज है और जो फीमेल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं राबिया की भी वही वाली बात
कि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी है। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि औरत कमतर है। मैंने कहा मर्द समझता है हमारा, देखिए हमारा मर्द समझता है कि औरत है जी कमतर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए बायोलॉजिकली अगर मर्द में कुछ क्वालिटीज हैं तो औरत में और किस्म की ज्यादा क्वालिटीज हैं। मिसाल के तौर पे रेजिलियंस यानी बर्दाश्त जो है वो औरत में मर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे, बल्कि हाउस ऑफिसर थे, तो अगर कोई इमरजेंसी में बच्चा आ जाता ना, लड़का, तो हम कहते थे यार फौरी तौर पे इसकी मदद करो। फौरी तौर पे अगर हम चाय वाय पी रहे होते तो छोड़ के भागते थे, ये नहीं बचेगा वरना। तो हम पूछते थे आया से तो पेशेंट कौन है, तो वो कहते कि लड़की है। तो हम अगर चाय पी रहे होते थे तो पीते रहते थे कि अल्लाह का शुक्र है इनको कुछ नहीं होना है, बच जाएगी। यानी औरत के अंदर रेजिलियंस इतनी ज़्यादा है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं जो आई थिंक कुछ चीज़ों को सम अप करने के लिए कहूँगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो आई थिंक आप ही की बातों से मैंने निकाला है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है। देखिए, आपको जो आपकी बीवी है उसकी तारीफ करनी चाहिए और कंपल्सरीली तारीफ करनी चाहिए। सही कहा। उसकी वजह ये होती है कि देखिए गुड रिलेशन के लिए, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, और जो हमारा डोपामीन होता है वो तारीफ सुन के होता है। और वो लड़की जिसने पूरी दुनिया छोड़ के एक मर्द को अपना किबला काबा बनाया हुआ होता है, और वो बनती संवरती भी उसी के लिए हमारी सोसाइटी में तो होता ही ऐसे। अच्छा, अगर पूरी मैं आपको बताऊं पूरा दिन वो काम करती रहती है और वो थक जाती है, और एक लफ्ज आके मियाँ उसे कह देना कि इतना काम ना किया करो, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा, एक जुमला ये होगी। अब औरत को क्या करना चाहिए? औरत को ये करना चाहिए कि वो भले सारा दिन काम करती रहे, लेकिन मियाँ के आने से पहले अपने पसीने वगैरह पहुँच दे, ताकि वो टिपिकल उस वक्त एक काम करने वाली नजर ना आए, बल्कि वो एक औरत। रिश्तों में मसले पैदा होते यही वजह देखी कि उन्हें मर्दों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे दिखाने के लिए काम कर रही है। अब पता नहीं इसने पहले किया कि नहीं किया, मतलब ये डाउट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वो इस पे कल मेरे पास एक कपल आया और उसमें उन्होंने वजह ये बताई कि ये मेरे लिए तैयार नहीं होती। मतलब वो एक किसी और लाहौर से अलावा वो मतलब एरिया था जहाँ से वो आई थी, और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी में अब लाहौर का रंग आ गया है, बीवी लाहौर में स्टडीज़ के लिए आई हुई है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने उसके बीवी ने बड़ा घूर के देखा अपने मियाँ को, और मैंने उससे रीज़न पूछी कि तुमने ये क्यों कहा। उसने कहा देखिए जी, यहाँ पे आना शुरू हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, अब ये तैयार होना शुरू हो गई। मेरे लिए तो कभी भी नहीं होती थी। मैं तो कितनी ख्वाहिश करता था। खाली लाहौर में आएंगे, वो तो आपके अंदर से निकलने चाहिए। नहीं, ये वो तो इनका मतलब है कि लोग मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तारीफों का सिलसिला फिर कितने सालों तक हम चला सकते हैं, और तैयारी कितने साल तक औरत करती रहे कि चलो उसका मर्द भी खुश रहे। और इसका एक छोटा सा जवाब है मेरे पास। वो देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, थोड़ी वेरिएशन हर आदमी में आनी चाहिए। आपको अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आपको अपने आप को इस तरह सोशली, इंटेलेक्चुअली आपको कंपेटेबिलिटी अगर नहीं भी शादी से पहले थी तो बनानी चाहिए। वजह ये होती है कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, आपको अपने घर में एक अच्छा दोस्त मिल जाए जो बीवी की सूरत में या बीवी को मियाँ की सूरत में, तो आपको बाहर दोस्तियां बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरी ऑडियंस के लिए। ले लें, काफी देर से कॉलर होल्ड पे हैं। डॉक्टर शवाना ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी फातिमा, मैंने मतलब एक चीज़ डिस्कस करनी थी। आप लोगों का टॉपिक देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ इससे। मेरी अभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी मंगनी हुई है, 3 माह हो गए। तो जो मेरे फियांसे हैं उनको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़। मतलब अगर मैंने कहीं जाना है तो आई हैव टू सेंड हिम अ लाइव लोकेशन। अगर मैं फ़ोन पे हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो वो उन्होंने पूछना था कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो यकीन नहीं करते मेरे पे। अगर मैंने कहीं बाहर जाना है तो बताए बगैर नहीं जाना। अगर किसी की कॉल आ गई है, मुझे नजर उनकी आ रही है, उनकी बीवी चली गई है, तो वो उस पर शक करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मुझे अभी दोबारा सोच लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि शायद सब सही हो जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शवाना से लिए राबिया। जी डॉक्टर, इस कॉलर का जो जवाब है हम डॉक्टर शवाना से लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर शवाना। समझ आया? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी राबिया, हम लेते हैं जी इसका जवाब डॉक्टर खालिद साहब से पहले। अच्छा डॉक्टर खालिद साहब, मुझे ये बताइए, उनका तो मसला मुझे बड़ा संगीन लग रहा है
कि बहुत ही ट्रिकी और एक टॉर्चरस सा शक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक वो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आप अगर एक दूसरे को टाइम देते हैं, अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, ये अभी डॉक्टर साहबा भी कह रही थी कि हमारा विजन हो सकता है डिफरेंट हो और उसका विजन डिफरेंट हो, यानी हमें इख्तलाफ ना हो, लेकिन चूँकि विजन डिफरेंट है, चीज़ों को देखने का तरीका डिफरेंट है, तो वो इख्तलाफ बन जाता है। अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में ये हाल है, तो फिर शादी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, लोगों को 3 दिनों के अंदर ये पैदा हो जाता है। और वैसे भी डॉक्टर साहब, जो कम्युनिकेशन है बेसिकली, जैसे मैंने कहा ना, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ देखें कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, देहातों में होते हैं, वहाँ भी में जो आप देखते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कंपेटेबिलिटी, एक पढ़ा लिखी औरत है, या वो तो बेचारे दोनों ही अनपढ़ होते हैं या थोड़े पढ़े होते हैं। तो वो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात शायद आपने की, वो बात ये थी कि हमारे यहाँ अक्सर जो मसाइल जन्म लेते हैं, शक होता है, या शक की बुनियाद पर गैर, जिसे कहते हैं, अखलाकी ताल्लुकात हो जाते हैं। उसमें यही होता है कि एक मर्द जब अपनी बीवी से कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, उससे उसके इशू नहीं बात करता, और उसकी तारीफ़, जैसे कहते हैं, ब्यूटीफाई नहीं करता कि आप बहुत अच्छी हैं। अब आपने कहा, जैसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि जी कब तक करेगा आखिर साल, एक क्योंकि एक टाइम होता है, ये एक सस्टेन्ड रिलेशनशिप होती है, ग्रेजुअली पकती है उसके वक्त के साथ साथ। ये नहीं कि एक लम्हा तो ये होता है कि एक औरत का ये होता है कि शादी हुई है, बच्चा नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बच्चे होने शुरू हुए, उसके बाद ताल्लुकात में सर्द मेहरी आ गई, ये भी एक रीज़न होती है। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातचीत करते रहना चाहिए, गुफ्तगू करते रहना। जहाँ बात नहीं होती, अगर वो लड़की कहीं जॉब कर रही है बाहर में, और वहाँ पर उसको वो मैसर है चीज़ें कि वहाँ कोई बात करने वाला बैठा है, उसको कहता है आप बड़ी अच्छी हैं, आपने ड्रेस बड़ा अच्छा पहना हुआ है, और आप तो बड़ी एलिगेंट हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो कहती है मेरा मियाँ तो बात ही नहीं करता मेरे से टॉपिक पर। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा मसला है जिसमें कि हमें बहुत गुंजाइश है कि हम चीज़ों को देखें। मसलन तालीम जो हम बाहर से उसको समअप अगर करते हैं ना, ये इसको कहीं तो आएंगे ना, कहीं किस तरह मसला हल होगा। तो पढ़े लिखे लोगों में आप देखें क्राइम रेट, ये शक बहुत कम होता है बनिस्बत उनके जो अनपढ़ होते हैं। और उसकी वजूहात बताई हैं कि जी मतलब कॉम्प्लेक्स है, एज का कॉम्प्लेक्स है, एज का भी होता है। लेकिन आजकल मैं बात करूं कि ये चीज़ तो चले बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में भी ये सब चीज़ें बहुत मतलब डेप्थ में भी दिखाई जा रही हैं। अब एक ड्रामा था मेरे ख्याल से जन्नत के आगे या जन्नत के पत्ते शायद, तो उसमें जो है ना, उसमें जो उनकी जो एक मर्द और वाइफ है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो जो उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे कॉन्टीन्यूसली शक करती है, इवन दो उसका हस्बैंड जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी बीवी शक कर रही है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है इसमें, कि ये सिर्फ आपके दिमाग का खलल होता है कि हाँ कि अगर मेरा शौहर बाहर जा रहा है तो वो शक कर रहा है इनफैक्ट, और इतने एंड पर जाकर अगर वो शक नहीं कर रहा है तो फिर वो चीज़, वो उसका जो हस्बैंड है वो चीज़ सच करके दिखा देता है कि चलो अगर मेरी बीवी शक कर ही रही है तो क्यों ना मैं इसको सच कर दूं। या आप उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज डाल दो जो नहीं है, उसको कॉन्शियस कर दो। देखिए जनरसिटी जो होती है, जनरसिटी पैसे की नहीं होती, जनरसिटी ये भी होती है कि आप एक दूसरे को अकोमोडेट करें, बेहतर तरीके से एक दूसरे को अकोमोडेट करें। और उसमें ये होता है कि जैसे ख़वातीन जो होती है नॉर्मली हमारे यहाँ, जैसे कहा कि जी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि काम करती हैं और काम करने अपने आप को ब्यूटीफाई करके रखें, जब शौहर के आने का टाइम है। बात यह है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिस स्टेज पे हम इस वक्त मौजूद हैं, या इससे पीछे चले जाएं आप, वहाँ पर एक ब्यूटी ज़्यादा नहीं काम करती, वहाँ पर एक आपका लाइफ पार्टनर होता है, बाज़ औक़ात वो बात करता है, वो आपको नसीहत करता है, या आपको इस तरह का माहौल में लेके जाता है जहाँ से आपकी ज़िंदगी आसूदगी का शिकार हो। यानी वो उसको ब्यूटी एक आर्जी चीज़ है, खूबसूरती आर्जी चीज़ है, और ये हमारे मुआशरे में अक्सर होता है। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ आपकी बात में कि ब्यूटीफाई तो चले ठीक है, लेकिन there is no 100% पढ़ी लिखी औरत होगी तो वो बात करेगी, पढ़ी लिखी औरत होगी हर स्टेज पे करेगी, वो लड़कपन में, बचपन में, जवानी में, शादीशुदा, बुढ़ापे, उसका एक गुफ्तगू करने का स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, वो भी एक बहुत कंपैटिबिलिटी आपके करैक्टर, आपका स्ट्रॉन्ग करैक्टर, आपकी कम्फर्टेबिलिटी। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब से भी, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह ने बात की? क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैटर करता है इसमें? क्या ये आपके मतलब माइंड गेम्स? बिल्कुल, मैं तो बल्कि अपनी जो अब आगाज़ थी वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से शुरू की थी कि बायोकेमिस्ट्री हमारी ब्रेन की चेंज हो जाती है। देखिए अगेन मैं उसका न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लूँगा, डोपामीन, जिसका हर वक्त आजकल मीडिया पे भी आप सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी।
डोपामीन आपको खुश करता है ना, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुश कर देना, यानी डोपामीन अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो ये भी आपको डाउट के अंदर पैदा कर देता है। आपकी जब खुशी एक ख़ास हद से बढ़ जाती है। सो आई थिंक हमारी जो इवन ये जो शिज़ोफ्रेनिया की हम बार बार बात कर रहे थे, तो उसके अंदर डोपामीन ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स। राइट। नटशेल सारी गुफ्तगू का जो मेरा ख्याल है मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, एक तो मैंने देखा है कि सबसे बड़ी जो लड़ाई या नाचाकी की वजह बनती है वो बहस होती है, अननेसेसरी बहस जो है ना, दैट लीड्स टू एक्सट्रीम्स। नंबर 2, आई ऑलवेज से टू अदर्स कि मियाँ बीवी का वाहिद रिश्ता है जिसमें हारने वाले की जीत होती है। यू शुड नॉट ट्राई टू विन, बिकॉज आपने हमारे माशरे में तो एक ही छत के नीचे रहना होता है ना, तो वन हैज़ टू जिससे ज़्यादा सब्र होना चाहिए, सब्र करना होना चाहिए। और तीसरी मैंने चीज़ देखी है कि हम सब के कुछ अकीदे होते हैं और हमारे कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। लाइक आप अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकते, आप अपने अकीदे के ख़िलाफ़ बुराई नहीं सुन सकते। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मर्द और औरत को दूर ले जाती है। आपकी कम्युनिकेशन ना हुई, आपकी बहसें हुई, छोटी छोटी बात पे झगड़े हुए, जब आपको दूर ले जाती हैं तो वहाँ से फिर शक फूटता है। बीवी समझती है कि ये इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो ये कि दिलचस्पी लेता होगा। और मियाँ आपने जो बातें की हैं, बीवी ये जो आपने कहा ना कि ब्यूटीफुल इज़ नॉट ओनली लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटी लाइज इन योर बिहेवियर ऑल्सो, ब्यूटी लाइज इन योर बॉडी लैंग्वेज। वो आपके ख्यालात की भी होती है, उम्र के लिहाज से वो बदलती जाती है। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी लविंग रिलेशनशिप मियाँ बीवी का। आप अगर सिर्फ 3 काम करें छोटे से, मतलब दिस व्हाट आई हैव बीन मैरिड फॉर द लास्ट 42 years माशाल्लाह, एंड माय वाइफ इज़ अ वर्किंग लेडी, आई एम अ वर्किंग पर्सन। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, सुंदर से सबसे बड़ी है, एंड देन ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। मेरी बेटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, बेटा इमरजेंसी कंसल्टेंट है, एक बेटी जनरल फिजिशियन है। उनका पालना पोसना सारा कुछ तो उसमें हमने शुरू में ही तय कर लिया था, तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो मुझ पे शक करे या मैं उस पे बिल्कुल सही करूं। एग्जांपल आपने दी है, अपनी पर्सनल लाइफ को आपने इस वक्त हमारे साथ शेयर किया है कि कम्युनिकेट किस तरह करें। से आपने इसको बैलेंस लेके चला हुआ है। और जब हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हो और जॉब्स कर रहे हो तो वो किस तरह से बैलेंस लेके चलते हैं और शक के एलिमेंट को नहीं आने देते। और हमारी भी कोशिश यही है राबिया कि नाजरीन को हम कोशिश करें बताएं जो मैन मैरिड है कि अगर शक जैसी हवा या वबा आपके इर्द गिर्द फैली भी है या आ रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए या इसको ओवरकम कैसे किया जाए। और दैट्स नेचुरल कि कुछ नेचर में जीन्स ऐसे होते हैं कि आपके अंदर ये शक आ जाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर आप में से किसी के साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ है या आप इस सिचुएशन से गुजर रहे तो प्लीज़ कॉल कीजिए, हमें बताइए, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मैसेजेस भी कर सकते हैं आप। और तो और राबिया हमें बताइए हमें किन स्पेशल गेस्ट ने इस वक्त ज्वाइन किया। हमें मिसेस खान ने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो आइए उनसे बातचीत करते जी, हैं जी। और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि शक आखिर मियाँ बीवी में से ज़्यादा करता कौन। और मिसेस खान जो है वो बहुत माशाल्लाह मशहूर है, रिश्ते करवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस खान आपसे हमारा क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं आज शक पे, तो ये बताइए आप तो रिश्ते भी करवाती हैं, तो हो सकता है कि 100 में से 10 रिश्ते कुछ ऐसे हों जो आपको कॉल बैक करते हो, लड़के या लड़कियां, और कंप्लेन भी करते हो कि देखिए जी लड़की तो ऐसी है या उसमें ये मसला है पहले नहीं था, लड़कियां भी कहती हो कि लड़कियों में ये मसला है या ये था। तो आपके नज़दीक आप जिससे आप एक्सपर्ट हैं रिलेशनशिप्स को लेकर ऑब्वियसली, तो आपको क्या लगता है कि मर्द ज़्यादा शकी होते हैं या औरतें ज़्यादा शकी होती हैं? देखिए दोनों शक ही होते हैं। एक दफा शक पड़ जाए औरत के या मर्द के लिए तो चाहे लाख कोशिश करे वो कभी शक नहीं निकल सकता। वो शक जो है बढ़ता ही जाता है। तो हर मूव करे कोई भी काम करे, कोई भी मूव करेगा उसमें औरत या मर्द शक करेंगे। अच्छा इसने उधर जाना है, अरे उधर क्यों जाना है और इस वक्त क्यों जाना है। चाहे वो ऑथेंटिक की बात हो, चाहे उसने कोई बर्थडे में जाना हो, मिलाद में जाना हो, माँ के घर जाना हो, ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग की हो, या मर्द ने ही वाइस वर्सा ज्यादा अच्छा कोई परफ्यूम लगा दिया, जरा बन ठन के मर्द भी जा रहा हो तो औरत भी बस उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगी और मर्द तो उसको सुना भी देगा 10 बातें।
भाई क्या बात है, आज तुम इतनी सज रही हो, बन रही हो, सजी सजाई लग रही हो, खूब पहना हुआ है, खूब मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ है, तो वो तो उसको एकदम टॉन्ट कर देगा। लेकिन औरत बस चुप खामोशी से देखती रहेगी और उसकी हरकत को देखती रहेगी। अगर सही नहीं हुआ तो वो ब्यूटी अंदर से फील करता है मर्द कि मेरी जो बीवी है वो मुझे शक की नजरों से देख रही है, और इसी तरह औरत भी। तो ये शक जो है ये होता तो बाज दफा सही है। देखिए कुछ ना कुछ बात होती है जिसकी आगे चल के कोई ना कोई बात बनती है। थोड़ी बहुत अगर कोई बात हो, थोड़ी सी भी बात हो, वो शक में अगर आ जाए तो फिर वो शक ही शक रहता है। तो औरत इतना ज्यादा किसी से खुल के बात ना करे, रिजर्व्ड रहे, हर चीज को सोच समझ कर चले, ताकि ये जो शक व शुबात है ये मर्दों को ना पड़े। अब औरतों की भी देखें क्या करें, कोई भी घर में आएगा, मर्द नहीं होगा तो औरत ही बात करेगी। यहाँ तक कि आपके घर का कोई भी प्लम्बर आए, इलेक्ट्रिशियन आए, कोई भी आए, कोई बिल देने के लिए, लेने के लिए आए, तो सारा वक्त औरतें ही डील कर रही होती हैं। या कोई मेहमान आ जाए, मर्द हजरात तो सारा वक्त नहीं होते, लेकिन अगर कोई मेहमान ज्यादा देर बैठ गया तो मर्द को शक हो गया, मर्द ने उसी वक्त उसको बस सुनानी शुरू कर दी। अब जाहिर है कोई इंसान आया है, कोई आपके घर मेहमान आया हुआ, आप भगा तो नहीं रह सकती। आप सबका मिजाज वगैरह पूछेंगी, सब कुछ पूछेंगी। टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू विल सर्व इट विद टी और विद शरबत और व्हाटएवर, तो टाइम तो लग जाता है। तो ये जो शक व शुबात पड़ जाते हैं फिर ये बहुत बुरे होते हैं, एंड समटाइम्स इट एंड्स अप इनटू जीरो, एंड्स अप इनटू नथिंग, मतलब कि खत्म कर देते हैं रिश्ते। तो ये शक व शुबा इतना भी नहीं करना चाहिए। एक इंसान है, किसी इंसान से बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो गलत बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उस बात में कोई मतलब है। तो ये मर्दों को भी सोच लेना चाहिए। खामखा अपनी बेजा बीवियों पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने इसको देखा, तुमने उसको देखा, तुम्हारी नजर इस वक्त इधर क्यों थी, उधर क्यों थी। बाज मर्द तो बहुत ही शक्की होते हैं। तो ये शक बहुत बुरी चीज है, और ये शक जो है दो घरों को तोड़ देता है, और औरत कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। लाइक दिस सेम इज द केस विद अ मैन। लेकिन आदमी तो आदमी होता है ना, वो स्नब करता है औरत को और वो चला जाता है। वो कहता है तुम्हें फजूल में हो रहा है शक, मेरी तो मीटिंग है, मैंने तो इधर जाना उधर जाना है। वो बीवी को ब्लफ करता है इन अ वे, एंड ही गेट्स आउट ऑफ इट, और वो चला जाता है बड़े मजे से। औरत ये इतनी होशियार नहीं होती वो कि इस तरह कर सके, लेकिन मर्द बड़ी आसानी से औरत को बेवकूफ बना के और चला जाता है और अपना मतलब निकाल लेता है। ये एक साइड है, ये एक साइड है सिर्फ। मिसेस खान, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम डॉक्टर शवाना से भी इसका जवाब लेना चाहेंगे। जी डॉक्टर शवाना। जी देखें, मैं जिन क्लाइंट्स को डील करती हूँ ना मैं अपने ऑफिस में, वो बड़े हाई एंड, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वो आते ही थेरेपिस्ट के पास तब हैं जबकि उनको अपनी मैरिज, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है कि हम एक शक की बुनियाद पे या मसले मसाइल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में मसले हो रहे हैं। तो ये जो शक है ना, और ये किसी किस्म का भी मसला, ये हर तबके में पाया जाता है। छोटे तबके में होगा तो जरा फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं दिन रात, वो शायद थेरेपिस्ट के पास ना जाए, वो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे। पढ़े लिखे लोगों में, और जो औरतें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत जाके काम कर रही हैं, उनके अंदर ये ज्यादा मुश्किलात पाई जा रही हैं। उसका मसला ये होता है, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ह्यूमन नीड्स का। अगर आपकी शादी हुई, आपकी कंपैटिबिलिटी थी आपस में एक लेवल पे, ह्यूमन नीड्स होते हैं जी, आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए, या सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और एक और नीड होती है जिसे कहते हैं नॉवेल्टी, यानी कि विद टाइम आप इवॉल्व करते हैं, आपको चेंज चाहिए होता है। शादी के शुरू में दोनों मियाँ बीवी एक लेवल पे थे, दोनों को चाहिए था जी हनीमून पे जाएंगे, मजे करेंगे। 5 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, औरत ने वेट गेन कर लिया, अब वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो चाहती है कि मेरे सर पे छत हो, मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मैं बच्चे के साथ टाइम गुजारूं। और आदमी जो है वो इवॉल्व करता गया, उसका अभी भी वही चाहता है कि मैं जाके एंजॉय करूं, या फिर कि भाई मुझे बस इज्जत, कोई भी नीड हो सकती है आपकी लाइफ के साथ, टाइम के साथ, फेज ऑफ लाइफ के साथ आप इवॉल्व करते जाते हैं। अगर मियाँ बीवी एक लेवल पे इवॉल्व नहीं करते, दोनों में से कोई इंटेलेक्चुअली,
नफसियाती तौर पे, इमोशनली पीछे रह जाता है, फिजिकली आप सेहत का अपना ख्याल नहीं रखते, अभी आप खूबसूरती की बात कर रहे थे, और दूसरा जो पार्टनर है वो आगे चला गया, तो फर्क आ जाएगा। वो एक आपस में रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी। या अगर आदमी ने तरक्की नहीं की बहुत ज्यादा मेंटली, और औरत बहुत पीएचडी करके बैठ गई, सीईओ बन गई, मेरे पास लोग भी कुछ ऐसे ही आते हैं पढ़े लिखे, आदमी का जो है वो एक एहसास कमतरी स्टार्ट हो जाता है अंदर से, कि अब ये औरत जो है वाकई अगर लेट आ रही है, अगर उसका अंदर का कोई ट्रॉमा था, अगर वो कॉन्फिडेंट है, पढ़ा लिखा है, खुद भी इवॉल्व कर रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर कम मुश्किलात होंगी। औरत इवॉल्व करती गई, तरक्की हासिल करती गई, बंदा एहसास कमतरी में जाता गया कि अब तो मेरी इज्जत भी नहीं कर रही, और इसने तो बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो ये 10 बंदों से खड़े होकर ऐसे बात करती है। तो उसके अंदर कोई ना कोई सेल्फ एस्टीम का इश्यू चल रहा था, कोई बचपन का ट्रॉमा था, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस था, अंदर का कोई मसला चल रहा था जो खुल के बाहर आया है। हमेशा अंदर की कोई नफ्सियात, कोई इमोशनल, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद में जब आपके रिलेशनशिप के अंदर गैप आता है, तो फिर जो करंट रिलेशनशिप के अंदर गैप आना शुरू होता है ना आपका, जब आप एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, मोहब्बत नहीं करते, एक साथ इवॉल्व नहीं करते, तो फिर वो गैप बढ़ता जाता है। और जब गैप बढ़ता है तो कम्युनिकेशन का जब गैप आना शुरू हो जाता है, आप एक दूसरे को अपनी एहसासात नहीं बता सकते, तो फिर वो जो होता है ना शक, अगर वो सिर्फ शक था तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और उस गैप की वजह से मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, ऑफेंसिव मोड में होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, और उनका मसला ही ये होता है कि गैप क्रिएट हो जाता है। तो मुझे वापस उनको उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जहाँ से उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया था। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मियाँ बीवी के रिश्ते में प्राइवेसी होनी चाहिए? यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल भी है, ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा की, जो ज़ारून का कैरेक्टर होता है वो काफ़ी लिबरल और ओपन माइंडेड दिखाया होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट करता है कि उनकी वाइफ जो है वो उन्हें हर चीज़ बताएं, वो कहाँ जा रही हैं, वो किन से मिली, इवन कि ये भी कि वो ये चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी से पहले जो जो उनके रिश्ते आए हैं ना वो भी वो अपने हस्बैंड को बताएं। लेकिन उनकी बीवी का कहना है कि ऐसे कौन करता है शादी के बाद, तो क्या मियाँ बीवी में प्राइवेसी होनी चाहिए? देखिए, ड्रामे का तो मुझे रेफरेंस नहीं पता, लेकिन आपकी बात से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मर्द होता है ना, जिस तरह बासित साहब ने कहा कि उसकी डोमिनेंस बाज़ औक़ात उसको ये बर्दाश्त नहीं करने देती कि इसका मुझसे पहले भी कोई ताल्लुक़ था या इसको रिश्ता कौन सा आया था, और वो बाज़ औक़ात इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके ताने भी दिए जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मर्द होता है उसका भी कोई अफेयर, क्योंकि आजकल के दौर में क्या, बल्कि आज के पहले जो दौर थे उनके अंदर भी कोई ना कोई तो आपकी मंगनी या कोई ताल्लुक़ या वास्ता रह चुका होगा। तो अगेन बात आ जाती है कंपेटिबिलिटी की, तालीम की। आप अपने जैसे लोगों में चाहेंगे ना, तो अपने जैसे जो लोग होंगे ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही इतने फ़र्क माहौल में चले जाएंगे ना, तो आपकी बहुत छोटी सी चीज़ को भी जो है, मसलन कुछ फैमिलीज़ हैं उनके अंदर अगर आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ और आप कज़न के सामने चले गए तो ये एक बहुत बड़ी वो समझी जाती है और उसमें बड़े ताने मिल जाएंगे। और एक माशरे का वो तबका है कि जहाँ पे वो इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनों जैसों में रिश्ता करें। बिल्कुल सही। नंबर 2, लड़का लड़की जो है इस्लाम भी इजाज़त देता है, दे मस्ट लाइक ईच अदर। सुबह जब सो के उठे ना तो कम से कम वो शक्ल तो अच्छी लगे ना, मतलब जिसके साथ सारी उम्र आपने रहना है। और तीसरा, देखिए वो जिस माहौल में आप पड़े भले हैं, अगर आपने उस माहौल से बहुत ऊंचा चले गए तो देन अगेन यू विल बी अनकंफर्टेबल, और अगर उस माहौल से आप नीचा चले गए तो फिर भी आप अनकंफर्टेबल हो गए। और लास्ट चीज़ मैं ऑन लाइटर नोट आपको बात करूँगा कि जब आप कहते हैं ना कि मर्द की उम्र ज़्यादा हो गई या औरत की ज़्यादा होगी, तो ये आप ध्यान में रखें कि जब बीवी मर्द पे शक करना छोड़ दे ना तो समझिए कि आप बूढ़े हो गए। यानी कि बात कुछ और, अब हाँ, आप समझिए कि आप बूढ़े हो गए। समझ गए। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, से बात करते हैं हम मियाँ बीवी की, आजकल का तो आप देखें ना डिजिटलाइज्ड एरा है, एक दूसरे के फ़ोन्स चेक किए जाते हैं और नहीं करवाए जाते, पासवर्ड्स ही दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये भी एक शक का एलिमेंट है और आगे ये प्रोसीड कर जाता है और यहाँ पे भी दरारें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फ़ोन चेकिंग अच्छी है या नहीं?
क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे की प्राइवेसी ब्रीच करना हक है? आई थिंक दिस इज एक दूसरे की प्राइवेसी ब्रीच करना हक है? इनडिसेंसी। आई थिंक मेरे नज़दीक इससे बड़ा कोई जुर्म और कोई बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। देखिए, जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उससे मोहब्बत क्या होगी आपको? आप यकीन करें, दोस्तों से फोन कॉल्स की जाती, किधर है अभी, कहाँ है, या किधर है, कहाँ होगा। देखें, झूठ बोलना, छुपाना तो बड़ा आसान काम होता है। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहता हूँ कि आपकी बीवी खुदा न खासा अगर आप पे शक करती है तो उस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप पे शक करती है तो इसका मतलब ये भी है कि वो आपको बहुत पसंद करती है। मतलब she can't share। मतलब ये तो एक पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन एथिकली ये जो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना कि ये ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल में कभी भी ये जो पासवर्ड्स लेना, फोन चेक करना, एथिकली इज नॉट बहुत एथिकली बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये ख्याल है कि अगर आपको ट्रस्ट है ना तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर उसकी हर चीज़ पे ट्रस्ट करो ना। मैं बहुत देर से डिस्कशन चल रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पे मुझे लग रहा था कि ऐड होना बहुत ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, तो मैं उन सबको कंक्लूड करूंगी। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत क्लियर माइंड के साथ पैदा किया है। आपका इन्वायरमेंट होता है जो आपको मुख्तलिफ तरह के फेजेस में से जब गुजारता है तो आपका स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम बनता है और आप उस तरह की पर्सनालिटी बन जाती है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर फ्लॉज जो आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस आपकी एजुकेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो शामिल हो जाती हैं। टाइम के साथ साथ अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे के साथ जब आपका रिलेशनशिप बनता है तो दूसरे को जैसा वो है ऐसा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इसलिए भी आते हैं कि हम दूसरे को उसकी नेचर समेत कबूल नहीं करते। अगर आप उसे कबूल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मेल एंड फीमेल की शादी होगी और उनमें से कोई एक बहुत ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो आप प्लीज़, मेरी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने माइंड में रखें कि जो ये रिलेशनशिप के अंदर एजुकेशन, आपकी जॉब, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आपकी खूबसूरत रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम कितना अच्छा स्पेंड करते हो। टाइम के साथ साथ अगर एक ऊपर चला गया कि दूसरे को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर मैं कहूँगी एजुकेशन नहीं आती। मैंने ऐसे कपल्स देखे जिसमें मियाँ ने बहुत ग्रूम किया, बीवी जो थी वो अनएजुकेटेड थी, उसने टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी ड्रेसिंग, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपने लोगों के साथ ताल्लुकात इतने इम्प्रूव किए कि ये प्रॉब्लम कहीं लगता ही नहीं था कि बिल्कुल वो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच किया। सेकेंडली, इसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी मैंने ये देखा है कि अगर फीमेल्स ग्रूम कर गई और मेल उनके साथ इस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं तो भी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप बन सकता है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे हमारी नीड चेंज हो गई हैं, चाहे टाइम वो नहीं रहा जो पहले था, लेकिन हमारी जो रूट्स है ना, फंडामेंटल्स हमारी जो हैं वो सेम वही है जो पहले भी थी। जिस तरह हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, एक मेल या एक फीमेल वो जितनी मर्जी अपर क्लास फैमिली से हो, जितनी मर्जी मिडिल क्लास फैमिली से हो, उसके नीड्स फिर भी वही हैं जो उसकी डे वन थी। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, या मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं देखती हूँ कि रूट कॉज क्या है। शक जो उनसे है वो एक इफेक्ट है, ठीक है, वो रीज़न नहीं है। रीज़न पीछे देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या वजह थी जिसकी वजह से ये रिश्ता शक तक पहुँच गया, यहाँ तक नौबत आ गई। एग्जैक्टली। तो मिसेस खान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आज का मर्द जो है वो औरत को कमतर समझता है, या और आप शकी बीवियों को क्या कहना चाहेंगी कि वो ज़रा अपने शौहरों पर शक करना कम कर दें? क्या एडवाइस देंगी? जी जनाब। देखिए, औरत जो है वो मर्द पर इतना शक ना करे। देखिए, औरत और मर्द आजकल सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो उसकी कुलीग होती है, वो उससे हर बात कई दफ़ा शेयर, घर की भी बात कर लेता है, कई दफ़ा इधर उधर अपने बच्चों की भी बात शेयर कर लेता है। बाज़ दफ़ा बीवी की लड़ाई भी होती है तो अपनी कुलीग से शेयर कर लेता है, तो वो भी उसको कोई अच्छा मशवरा दे देती है। तो ये नहीं है कि वो उससे कोई गलत उसका इंटेंशन हो। तो दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जाहिर है अपने दिल का जो गुबार होता है वो कहीं ना कहीं तो निकालना होता है। तो अगर अपने कुलीग्स में वो बात कर ले तो इसका मतलब ये नहीं, गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। औरत को इतना ज्यादा शक्की मिजाज नहीं होना चाहिए। औरत और बीवी जो होती है वो तो उसकी मलका है, वो तो घर की रौनक है। वो तो घर में जाएगा तो बीवी से ही बात करेगा, बीवी से ही अपना ताल्लुक होता है। वो तो अपना कुलीग अलग होती है। बीवी तो उसके सर का ताज है, बीवी तो उसके बच्चों की माँ है। बीवी में तो वो हर चीज क्वालिटी देखना चाहता है जो वो सोचता है
तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और पहला आपका बड़ा अच्छा सवाल था, क्या था? कि क्या मर्द औरत को कमतर समझता है? कमतर, देखिए अब वो जमाना गया, वो आज से 4-5 डिकेड पहले था कि और मर्द जो था अपने आप को जरा सुपीरियर समझता था। वो इसलिए सुपीरियर समझता था, उस वक्त औरत के पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, औरत के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, औरत को अपने राइट्स का पता नहीं था। औरत जो थी बिल्कुल जाहिल थी और वो अपने बच्चों से भी डरती थी, अपने शौहर से भी डरती थी और पीछे बैठे हुए अपने बहन भाइयों से और माँ बाप से भी डरती थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर समझती थी। वो समझती थी कि मेरा कोई नहीं है, मुझे डर के ही रहना चाहिए। ये नहीं पता उसको कि उसके माँ बाप भी मजबूत हैं, उसके साथ खड़े होने वाले हैं, उसके भाई भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे भी थोड़े से डोमिनेंट एट टाइम्स होते हैं। माएँ उनके सामने बेबस होती हैं आजकल, क्योंकि वो बहुत डोमिनेंट है और बच्चों की आवाज़ भी बहुत ऊंची है। बच्चों के हर चीज़ जो उनको चाहिए वो भी बड़ी स्मार्ट और बड़ी महंगी है। माँ बाप बिल्कुल लाचार हैं उनके आगे, और माएँ बिल्कुल, क्या मुझे कहना चाहिए, वो कमतर तो नहीं है, लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल शैटर्ड यूँ समझती हैं कि इतने जो आपके आजकल इतने ज़्यादा खर्चे अखराजात हैं, वो मीट नहीं करती जब टू एंड, तो वो ज़रा थोड़ी सी बिखर जाती हैं, वो ज़रा थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं। क्योंकि पहले के ज़रा आज से 10 साल पहले जाए तो हम देखते थे कि घर में माहौल भी अच्छा होता था, पैसा जितना आ रहा था उस हिसाब से खर्चा भी हो रहा था, औरत खुश भी थी, औरत कंटेंटेड भी थी। आजकल की औरत थोड़ी सी ये होती है कि वो आई वुड से बैकफुट पे यूं चली गई है कि वो कितना लड़ेगी अपने शौहर से, कितना मांगेगी, क्या कुछ ये वो औरतें करेगी। जो शौहर भी मजबूर हैं, नाराज कोई होता है जॉब कि नहीं भाई कर रही मेरी है, इनकम एजुकेशन तो नहीं है यही या कॉम्प्लेक्स्ड हैं, इसी वजह ये से ये हो उन रहा हद है तक तो हम कि ये कह सकते हैं। रिश्वत बाहर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि औरतों के अखराजात, बच्चों के इतने खर्चे हो रहे हैं, तो मर्द फिर बस बेबस हो जाता है। वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ गलत भी कर देता है। तो औरत ज़रा थोड़ा सा अपने आप को, ये तो नहीं कि सेफ्टी डे उसको मिल रही या वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रही, वो जी थोड़ा सा सही कह रही हैं आप कभी मिसेस खान। insecure सी फील करती है। इसके देखो साथ ये साथ मैं मेरी एक और चीज़ चीज़ ऐड पूरी करूंगी नहीं और मैं हुई, ये चाहूंगी नहीं कि पूरी उसका हुई, जवाब मेरी जो है फ्रेंड्स मैं आप के सबसे पास टर्न ये बाय सब टर्न लूँ। कुछ। जी, तो आप ये देखिए कि जो पेरेंट्स बच्चों के लिए तो वो माँ बाप है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप आपस में शक कर रहे हैं, एक दूसरे पे ही ट्रस्ट नहीं है, तो सारी बेस तो वहीं पे खराब होगी। तो वो बाहर, जब बच्चे बड़े होते हैं, बाहर जाते तो वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनकी ग्रूमिंग, उनकी डेवलपमेंट इतनी कंफ्यूज तरीके से हुई होती है कि वो कहते हैं हमारे माँ बाप का आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं थी, शक था, सारी ज़िंदगी उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे। और जब वो खुद बच्चों वाले होने लगते हैं या शादीशुदा होने लगते हैं, तो वो भी अपनी बीवी के साथ वही चीज़ें या अपने खावंदों के साथ वही चीज़ें अप्लाई करती है जो उन्होंने देखी होती है। पूरी की पूरी जो फैमिली स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर मर्द शक करना छोड़ दे तो कहते हैं बूढ़ा हो गया हुआ। इसी लिहाज से मैं ये भी कहूँगा कि जो खातून है ना, जो बीवी है, मर्द बड़े इस लिहाज से समझते हैं, बड़े भोले हैं, उनको समझ नहीं आती इस बात की। वो जब घर में कदम रखता है ना, तो बीवी में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत पैदा की है कि मर्द के चेहरे को देख के पहचान लेती किस मूड में है। और हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि अगर कहीं गुनगुनाने लगता है, आके कोई गाना गाता है, तो कहते हैं क्या बात है, आज किससे मुलाकात करके आए हो। ठीक है ना, ये बात ऐसे शगुफ्तगी में की जाती है, मज़ाक में की जाती है। तो इसी तरह परेशान हो जाए तो कहते हैं भी क्या बात है, परेशान क्यों, क्या किसी दिल लगी होगी आपके। ये है चीज़, लेकिन इसका तोड़ जो है ना, क्योंकि कल की जो औरत बता रही थी ना कि एक, मैं इनसे थोड़ा सा मिसेस खान से लव टू डिसएग्री विद दैट, कि जो खातून आज भी अगर पढ़े लिखे हैं ना, फैमिलीज़ के जिनकी शादियां होती हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, जॉब पर भी हैं, यहाँ तक भी आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दासदारी से कैसे थे कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी आगे। तो ये चीज़ जो है ना, कोई कहे कि जनाब के लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, शक नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं। और आज की औरत बोलती है, इसमें कोई शक नहीं, एजुकेशन है, तालीम याफ्ता है। और सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि किसी मुल्क की जीडीपी का ताल्लुक इस चीज़ से है कि उसकी कितनी परसेंट, 50% औरतें हमारी ख़वातीन हैं। अगर वो हिस्सा नहीं लेंगी, रोज़गार पे नहीं जाएंगी, पढ़ी लिखेंगे नहीं, तो नेचुरली फिर हमारी जीडीपी बेहतर नहीं हो सकती। ये जो फिनोमेना एक आया शक का, ये आप कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मीडिया जो आया है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, जो चैनल्स आए हैं, जो ड्रामे हम देखते हैं आके,
इसकी वजह ये भी है ना ख़ास तौर पे कि आज की लड़की जा रही है, तालीम याफ्ता होने जा रही है, पढ़ने जा रही है, बाहर निकल रही है, रोज़गार के लिए जा रही है। अब देखें बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे लड़कियां काम कर रही हैं। ये जो एकदम से ये हुआ है ना एक्सपोजर, ये और टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, जैसे आपने कहा कि टेलीफोन भी एक बहुत बड़ी एक वो है, इसका एक ही तोड़ है मेरे नज़र से। वो तोड़ ये है सच्चाई। सच्चाई जो हम अक्सर अपने शौहर से नहीं बात बताते कि सच्चाई क्या है, और ना शौहर अपनी बीवी से बताता है कि सच्चाई क्या है। उसे ये पड़ता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद मेरी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, हमारी शादी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको 100% लिख कर बताता हूँ, अगर ये चीज़ डेवलप हो जाए हमारे जोड़ों में, शादीशुदा लोगों में, कि कोई अगर आपको चीज़ होती है, आप सच बयान करते हैं, बता दें। लड़की की बीवी कहती है आपके ये मैंने मोबाइल फ़ोन पढ़ा है, इस लड़की हाय बाय कर रही है आपके साथ, ये कौन है, क्या है, बता दो यार कि हाँ ये मैं तो नहीं, ठीक अच्छा, है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो सच है वो किस टाइम बताया जा रहा है। देखिए टाइम लाइन तो इम्पोर्टेंट है, इमोशनल है, आप उस टाइम में सच बता दो, बात खराब ही होगी। लेकिन अगर ये बात किसी अच्छे टाइम के अंदर डिस्कस की जाए तो सोल्यूशन भी ऐसे देखिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि टाइम तो ज़ाहिर देखना पड़ता है आके, लेकिन ये चीज़ सच बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी आपसे शायद ज़्यादा हमने गुजारी है, या हमारी इज़वाजी ज़िंदगी का पीरियड बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है, हमने लाइफ में देखे अपने आके कि ये जो बात की थी कि जो खातून कपड़े अगर अच्छे पहनती है, ये मेरी बीवी तो अक्सर ये कहती है तुमने देखा ही नहीं आज मैंने नया सूट पहना है। तो ठीक है, ये मियाँ को देखना चाहिए, ये इसका ज़रूरत है कि वो देखे और कहे। बाद का तो मैं कहता हूँ आपने नया पहना कि नहीं, ये तो कोई 2-3 साल पुराना है, तो लेकिन वो अप्रिशिएट करती है कि कम अज़ कम मुझे ये देख रहा है। तो एक चीज़ में जो है ना, मैं जिस पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो हम अक्सर इस माशरे में सच जो है कैजुअलिटी है, सच बोलना चाहिए, हर हालत में सच बोलना चाहिए। बीवी में भी बड़ा हौसला माफ़ कर देगी शौहर को, और शौहर के अंदर भी ये चीज़ आएगी। बात वहाँ होती है जब चीज़ छुपाई जाती है, पर्दा डाला जाता है, उस पे आके जब बीवी को पता लगता है। फ़र्ज़ करें एक मियाँ जो है किसी से मिल रहा है, जा रहा है, या किसी से ताल्लुकात रखता है, तो उस औरत के पास क्या सोल्यूशन है? वो उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे कहा गया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहता है हु आर यू, तुम मुझे कौन रोकने में, मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ आके। अब वहाँ से जब एक औरत डिप्रेस होती है आके, क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट होता है कि अच्छा अगर ये ऐसी कर रही है तो मैं भी कोई ऐसा करूँगा, पड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं इसमें इस चीज़ को समअप करूँगा कि मोहब्बत जितना भी बांटी जाए, चेक मोहब्बत के डाले जाएं, कैश होते रहेंगे, बीवी खुश रहेगी आपके साथ, सच बोलते रहें उसके साथ, और जहाँ कोई शकूक की बात होती है उसको एक्सप्लेन करें, कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें। प्रॉब्लम ही वहीं आता है कि जहाँ वो बात नहीं सुनता मर्द उसकी, तो औरत के लिए एक लम्हा फिक्रिया हो जाता है, इनसिक्योरिटी से शक आता है। जितनी इनसिक्योरिटी होगी उतना ही शक होगा, और अगर लड़की अनपढ़ होगी उसको ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो डिवोर्स का रिलेशन चल रहा है, रेशो, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अब कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती, माँ कहती है, बाप कहते हैं कि देखो बेटे आपने वहाँ जा रहे हैं तो ये मरना नहीं है, जाके वहाँ अपनी ज़िंदगी को ठीक रखो, अपने आप को। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं और डॉक्टर साहब से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सना है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी एक रिश्ता कराने वाली खातून ने करवाई थी, और मुझे बाद में पता चला कि मेरा शौहर जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन शादी के बाद उसने मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे वो बार बार मुझसे सवाल करता था कि ये तुम्हें कमेंट क्यों कर रही है, लाइक क्यों कर रहे हो। उसने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करवा दिए मुझसे। इसके अलावा मुझ पर शक करता रहता था कि मैं लेट क्यों आई हूँ, मैं फ़ोन पे रिप्लाई जल्दी क्यों नहीं करी, कॉल क्यों नहीं अटेंड की मैंने जल्दी से। तो मैं इस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, आपसे इसका जवाब लेंगे। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन इशू है, ये इतना अनकॉमन भी नहीं है। और अगर उसको मेडिकली देखा जाए तो देखिए एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जब कोई शक करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है वो ही इज़ मेंटली सिक, ही बेसिकली नीड्स ट्रीटमेंट। वो सिर्फ बातों से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो ताल्लुक़ है ना मियाँ बीवी का, और शक की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि शक जो होता है ना ये एक अलामत है, कॉज इसकी कुछ और होती है। वो जो कॉज होती है उस कॉज के अंदर उनकी ब्रॉटअप हो सकती है, उस कॉज के अंदर कई बाज़ों का मियाँ ने ऐसे झूठ बोले होते हैं जो बीवी ने पकड़े होते हैं, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस पर ख़त्म हो गया होता है, और फिर वो कहती है कि ये पहले ये कर सकता था तो अभी से कुछ किया होगा।
और आई टोटली एग्री कि आप, जैसे मैंने पहले खुद भी ये कहा था कि आपके अगर कोई, ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर आपके ताल्लुकात हैं किसी के साथ तो वो बुरे ही होंगे, ऐसा कोलीग भी तो हो सकते हैं ना। आपको आपके फ़ोन के ऊपर अगर किसी की कॉल आ जाती है, मैसेजेस आ सकते हैं, इवन समटाइम्स इस किस्म के मैसेजेस भी हो सकते हैं कि विच आर लिटिल रोमांटिक, बट दैट डज नॉट मीन कि वो आप किसी अफेयर के अंदर शामिल है। भाई कोई कभी कभार कोई पिक्चर कोई आपको भेज देता है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं कही तो फेसबुक खोलता हूँ, तस्वीर होती है मेरी बीवी की, ये कौन खातून है? मैंने कहा भाई ये मेरी नहीं, किसी की भेज रही है। एग्जैक्टली तो ये सारे का सारा, आई थिंक मुझसे अगर कोई पूछे ना तो ये सारा लुब्बे लुभाव जो है ना, ये म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। और मैं ये समझता हूँ कि मर्द को सबसे ज़्यादा औरत में लॉयल्टी चाहिए होती है और औरत में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। उसकी लॉयल्टी भी उस तहफ़्फ़ुज़ में आ जाती है, यू नो उसको। और एक और मैं आपको बताऊं, आप ही की बात को एक और तरीके से कहते हुए, कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे मर्द जो होता है ना, वो औरत को अपनी मिल्कियत समझता है। वो समझता है कि ये मेरी जैसे मिल्कियत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसका बादशाह हूँ, जो कि गलत सोच है। वो उतने ही बीवी भी होती इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये आहिस्ता सा वक्त लगेगा दूर होने में। तो प्राइमरीली अगर आप शक ख़त्म करना चाहते हो तो कम्युनिकेट करें, वैल्यू टाइम दें। आप साथ, आपकी बात ये रिकॉर्डिंग से पहले मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि मैं सारी उम्र ट्रैवल करता रहा हूँ एंड माय वाइफ इज ऑलवेज विद मी, ऑलवेज शी वाज विद मी। सो आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे अपने टूर्स जो होते हैं बाहर के, वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता कि वो बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि नहीं आप गेस्ट स्पीकर हैं तो आपने आना है, तो मैं कहता नहीं, मैं आई विल कम विद माय स्पाउस। तो अगर आप उसको भी स्पॉन्सर करते हो तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं। मैं सो यहाँ से गाँव जाना होता है अपने, तो आई टेल माई वाइफ कि चलो तुम मेरे साथ चलो। एग्जैक्टली हमारी 5-6 किताबें जो मैंने और मेरी बीवी ने लिखी हैं, वो रास्ते में जो हम गुफ्तगू करते रहते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उनको हम ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया करते थे और बाद में आके हमने वो छापी है। ये सोच बड़ी अच्छी है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। पनपना चाहिए। अच्छा, मैं अब सब लोगों से ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस ये भी हैं कि टाइम के साथ जैसे जैसे सोसाइटी आगे जा रही है, चेंजिंग ये आई है कि हम बेटा और बेटी की तरबियत एक तरीके से करते हैं और पेरेंट्स ये बुरा नहीं मनाते कि अगर वो अपने किसी क्लास फेलो फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, जॉब कर रही है या कुछ भी, इसको नॉर्मल लिया जाता है। एक बच्ची की आजकल जो ट्रेनिंग है या वो बड़ी होती है, इन सब चीज़ों के साथ होती है, लेकिन जब मैरिटल लाइफ स्टार्ट होती है वो उसी माइंडसेट के साथ होती है, उसी तरीके से जब अपने हस्बैंड के साथ अपने फ्रेंड्स की या इर्द गिर्द की बातें डिस्कस करती है, मेल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि ये एक गैप अभी भी है कि अगर आपने एक गर्ल को उसकी हाई एजुकेशन एक्सेप्ट कर ली है, उसकी जॉब एक्सेप्ट कर ली है, उसका लोगों के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर ये क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी में कि प्रॉब्लम के आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर आप इतने खुले माइंड के हो तो फिर शो भी तो करो ना, अपनी उसको एक स्पेस दो, एक चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए। सच बोलना, एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत अच्छा है, लेकिन यार कोई एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जब आप अपने साथ सिंसियर हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो और अपने साथ ही हर चीज़ों को डिस्कस करो और लेके चलो। हमारे यहाँ जो वीक फीमेल्स में देखती हूँ ना, मेल भी वो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स में मैंने देखा है, जो हर चीज़ डिस्कस ओपनली कर देती हैं बगैर देखे कि वो इस टाइम सुनने के मूड में है या नहीं है, या वो ये देखे कर देती हैं कि ये मुझे बात इससे करनी चाहिए कि नहीं। वहाँ प्रॉब्लम आ जाते हैं और बिला वजह के डाउट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, हालांकि बात पीछे कोई भी नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपनी सोसाइटी में अंडरस्टैंड करना होगा, फीमेल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। और खूबसूरत रिलेशनशिप के लिए ना शुरू में एक कम्युनिकेशन, मैं कहती हूँ कि स्पेस या खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप न्यूट्रल होकर दूसरे को सुनते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि उसके मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पे अभी आपने कहा कि औरत जो है वो वीक भी है और मर्द की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ी हाई है। तो ये मैं आप यहाँ पर थोड़ा बाइस नहीं हो रही कि नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने, मैं वीक नहीं कहा था, इमोशनल बाय डिफॉल्ट भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आप देखिए आज की औरत तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटीज हम देखने को, लेकिन इमोशनल होती है वो। नहीं, बहुत सारी जगहों अगर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ तो आप ये देखिएगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर एक मर्द की है वो 10-20% माइनस कर दे, a woman
has a strong-headed decision-making power. Exactly. 10 times more than a man who can take decision on the spot. जो वो डिसीजन लेती है ना, अगर आप उस पर रिसर्च करें, आपके ओपिनियन मुझे ऐसे लगता है जैसे कि women is डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि औरत में बर्दाश्त बहुत मैं सिर्फ ज्यादा ये है। कह रही हूँ कि अगर उन डिसीजंस के पीछे थोड़ा रिसर्च आप करें ना, तो आपको आइडिया होगा कि फीमेल्स के डिसीजन में कहीं ना कहीं इमोशनलिटी होती है, मेल के डिसीजन में रियलिस्टिक जो एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये मैं रिसर्च बेस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस मेल्स में कम होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है। ये देखिएगा हम मलेशिया को अगर देखिए, मतलब एक ऐसा कंट्री है जिसको आधे से ज्यादा फीमेल्स ही रन कर रही हैं, लेके चल रही हैं उनका थ्रू आउट सिस्टम। जी जी डॉक्टर शबाना, आप क्या कहना चाह रही हैं? डॉक्टर शबाना जी, मैं ये मुझे नहीं पता, मुझे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो बोल रही है ना डॉक्टर साहब, ये कह रही हैं कि विमेन इमोशनल डिसीजन लेती हैं। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई हैव टू, जो बाकी लोग कह रहे थे, मुझे उनके साथ एग्री करना पड़ेगा। एज ए रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इवन जब मैं औरतों को देखती हूँ ना अपने ऑफिस में भी, मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपने उनसे बात करनी है ना, तो जब ओवुलेशन का टाइम पीरियड हो ना, 14 दिन, जब मिडल ऑफ मंथ होता है, तो आपने तब बात करें। दे आर वेरी रिसेप्टिव, उनका कॉग्निटिव फंक्शन, उनके सेरिब्रल फंक्शन, मुझे सॉरी इसकी उर्दू नहीं मिल रही अच्छी क्योंकि मुझे आदत नहीं इतना, उसकी पीक पे होती है। जब उसका PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम स्टार्ट होता है ना, और खासतौर पर जब वो मेनोपॉज के पास जा रही होती है और उसके एस्ट्रोजन कम होते हैं, तो दीज आर द मेडिकल फैक्ट्स जो वो कह रही हैं। विमेन आर इमोशनल, विमेन का जो सेरिब्रल कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द मंथ और उनका कौन सा फेज चल रहा है रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि उन्होंने बड़ी तालीम हासिल कर ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो आदमी होते हैं वो कंपार्टमेंटलाइज्ड कर सकते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है एज कम्पेयर टू विमेन, क्योंकि उनके हार्मोन फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। इसकी वजह से नहीं कि औरतें बड़ी हैं, सुपीरियर हैं, या बंदे सुपीरियर हैं, बिकॉज दे आर बोर्न लाइक दैट। मेडिकली उनके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और उन हार्मोन्स की बेस पे थोड़ी औरतें इमोशनल होती हैं। लेकिन अगर हम कहते नहीं कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो औरतें एक नई फ्रीडम वाली फेज में चली जाती हैं, उनके हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और उसके बाद फिर उनको पीरियड नहीं आते, तो उनकी एक नई पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है। औरतें ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, और जैसे जैसे एज करती हैं उनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होती एज कम्पेयर टू मैन। जब आदमी एज करते हैं तो आप देखिएगा कि अपनी बीवियों के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने नहीं कहा था कि वो बंदा बुजुर्ग हो जाए तो और बाहर ना देखे तो इसका मतलब है कि वो एज होता जा रहा है। सही बात है, क्योंकि आदमी जो है वो, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इनकी बात से, बिल्कुल कि जैसे जैसे एज ज्यादा होती है फीमेल्स जो उनसे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है, और मेल जो उनसे वो थोड़ा उन्हें कंफर्मेशन चाहिए होती है। बहरहाल ये कहीं गेम सारी है हार्मोन्स की, और हमें इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। बिल्कुल ठीक बात की जी सर। आई थिंक यस आई एग्री, हार्मोन का भी है, लेकिन उसके अलावा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन फीमेल एंड अ मेल। आपका जो टेम्पोरल लोब होता है हमारा ब्रेन का, दैट्स प्राइमरीली एन इमोशनल एरिया, सो दैट इज सपोज्ड टू बी और दैट इज बिलीव्ड टू बी लार्जर एज कम्पेयर टू मेल्स। और जो हमारा डिसीजन मेकर होता है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। आई मीन दैट व्हाट मेक्स डिसीजंस, दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रिक्ट और अ डिसिप्लिन पर्सनालिटी है, वो ये वाला पोर्शन आपको बता रहा होता है। और आपसे प्रोग्राम से पहले मैंने आपको बता रहा था कि मेरा एक लेक्चर हुआ करता था अभी कभी कि साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बाज़ औक़ात ब्रेन के अंदर यानी बाकायदा कोई तब्दीली भी आ सकती है जिसकी वजह से हमारे बहुत से साइकेट्रिक इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जिस तरह अल्लाह ताला ने, देखें ना, फीमेल का स्ट्रक्चर आप देखें, दैट इज़ डिफरेंट दैन मेल। उसकी वजह यह है कि उसने बच्चा पैदा करना है तो उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट रखा, इसी तरह उसके हार्मोन्स डिफरेंट रखे, तो कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, कुछ क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं, और ये दोनों क्वालिटीज़ मिलती हैं तो दैट मेक्स अ कपल एंड दैट रन्स अ फैमिली एंड रन अ सोसाइटी एंड रन अ कंट्री एंड रन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए ये कहना कि वो ज़्यादा बेहतर है या वो, ऐसा तो नहीं है। अपनी अपनी जगह पे सारे अल्लाह ताला ने चांद सितारे बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही, और उनका जो कॉम्बिनेशन है। एक बात अलबत्ता मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी बेटियों की परवरिश में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और बेटों और बेटियों में एक फ़र्क ज़रूर रखें। अपनी बेटियों को आप बेटों की तरह पालें ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, और ख़ास तौर पे मैं एक जुमला कहता हूँ, वो शायद इतना वो ना हो, मैं ये कहता हूँ कि उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं ना, आजकल जैसे मसलन
फ़ोन अच्छा होना चाहिए, बैलेंस उसमें होना चाहिए, ये सारा करके रखें ताकि वो जो बेटियां हैं ना उनको पूरा कॉन्फिडेंस घर से मिले। जिस लड़की को घर से कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उसको बाहर भी वो फिर इम्प्रेस नहीं होती किसी से, उसका वो कॉन्फिडेंस कायम रहता है एंड दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। और लड़कों को मैं कहता हूँ उनके साथ बिहेव देम लाइक अ सोल्जर, गिव देम अ टफ टाइम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इमोशंस तो मर्दों में भी होते हैं ना, होते हैं ना, उनके इमोशंस को दबाया ना जाए। आप मर्दों में नहीं, We don't हर let them जानदार cry. में होती है, हर जानदार में हाँ, हर हाँ। इवन आपके जो पौधे हैं उनमें भी प्लांट्स में होते नहीं, हैं। हम हाँ, रोक plants देते हैं ना में कि भी नहीं होते रोना हैं। नहीं है, उनको भी रोना देना चाहिए। हाँ। They should, you know, vent out their feelings as well. जी, मिसेस खान, जब आपसे जी, बात जी। करते हैं तो आप बताइए कि रिश्ता देखते हुए मर्दों में कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए? जरा सा ऊंचा बोलें। जी, जब हम रिश्ते की बात करते हैं और रिश्ता देख रहे होते हैं तो मर्दों में, लड़कों में कौन सी क्वालिटीज देखकर रिश्ता करना चाहिए? देखिए, सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, आपको ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी देखनी चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, कितना तमीज़ वाला है, कितना इखलाक वाला है, ये चीज़ें कितना रिलीजियस है, नोबल है, किस तरह उठता बैठता है, क्या अंदाज है, अपने बहन भाइयों से, बाहर वालों से उसका क्या तरीक़ा है, किस तरह बातचीत करता है, उठता बैठता कैसा है, अदब आदाब क्या है, किस तरह की पर्सनालिटी है, ओवरऑल वो किस तरह का लगता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें कुछ कुछ होनी चाहिए। ये जो मैं कह रही हूँ, ये सारी चीज़ों को मिलाकर इंसान की एक पर्सनालिटी बनती है। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो इंसान एक कंप्लीट मर्द कहलाएगा। अगर कोई भी चीज़ लैक कर रही हो, या गुस्से वाला हो, या एरोगेंट हो, या वो बड़ों का अदब ना करता हो, या उसमें कोई जैसे हम्बलनेस नहीं हो, अगर ये क्वालिटीज ना हो तो इंसान पूरा कंप्लीट कहलाता ही नहीं है। यही तो क्वालिटीज हैं जो कि इंस्पायर करती हैं अदर्स टू टॉक टू यू। अगर हम हम्बली बोलेंगे, हमें रेजिस्टेंस होगी, हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, अदब अदाब का ख्याल रखेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, तो जाहिर है अगले भी हमसे बात करना चाहें। अगर बच्चों में ये चीज़ें होंगी तो बड़े भी उनसे इंस्पायर होकर उनकी तरफ झुकेंगे और चाहेंगे कि उनकी बच्ची की ऐसी जगह शादी हो जिसमें बच्चे में ये क्वालिटीज़ हों, उसकी अच्छी जॉब हो। जाहिर है अगर ये क्वालिटीज़ होंगी, पढ़ा लिखा होगा, मेहनती होगा, आगे बढ़ने की उसमें सलाहियत होगी, तो जाहिर है तो माँ बाप ऐसा ही बच्चा चाहते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनको आगे चल के कोई मुश्किल नहीं होती और वो आगे बढ़ते रहते हैं अल्लाह के फजल से। जी, बहुत शुक्रिया मिसेस खान। तो एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मियाँ बीवी के जो रिश्ते में शक की वजह से कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो एंड आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें? हमने काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस किए हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस रिश्ते के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मर्द को कंजूस नहीं होना चाहिए, एक तो ना जेब के हवाले से ठीक हो, और ना, क्योंकि कंजूस मर्द जो होते हैं वो औरतों को कभी अच्छे नहीं लगते, चाहे उनके पास पैसे ज़्यादा हों या कम हों, पर जितने हों वो खुले दिल से खर्च करें। इसी तरह उनको अपनी बीवी की मामले में ये बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि उसमें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जो औरत है उसका तो सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ ही लॉयल्टी होती है, होती तो दोनों में है, तो वो जो लॉयल्टी होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से केयर पता लगती है आपको। आप हल्का सा बीमार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ख़ास किस्म की आप चाय पीना चाह रहे होते हैं, यू नो, आपकी मेड बना के देती है, लेकिन सम डे यू नो व्हेन यू फाइंड दैट योर हस्बैंड इज़ वेरी टायर्ड, सो यू गो एंड यू मेक, मैं एक जुमले में सिर्फ बताऊँ, माय फादर वाज अ सीनियर सिविल ऑफिसर और सारी उम्र वो बड़े उसके साथ रहे, वो मुलाजिम हुआ करते थे, ड्राइवर्स हुआ करते थे, कभी उन्होंने पानी अपने हाथ से नहीं पिया। तो एक दिन क्या हुआ कि जब रिटायर हो गए और काफ़ी उम्र हो गई, तो एक दिन वो मेरी तरफ आए हुए थे, तो मैंने देखा किचन में चाय बना रहे हैं। तो आई वाज शॉक्ड, मैं कहा बच्ची हम तो कभी ज़िंदगी में आपको कुछ काम करते नहीं देखा। तो कह लेंगे नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी के लिए बना के लेके जा रहा हूँ। माई मदर वॉज देन आई थिंक अबाउट 85 years and my father was 92 years, you know?
सो मुझे वो इतना अच्छा जेस्चर उनका लगा। दैट्स व्हाट यू नो, दिस लव शुड बी इन बिटवीन द लाइन, टू वे स्ट्रीट। थ्रूआउट। जी सम्या। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो आजकल के जवान लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में आपको सोशल मीडिया जो दिखाता है, आप जो देखते हो वो और है, और आपकी जो वैल्यूज़ या आपकी सोसाइटी नहीं कहूँगी, फैमिली जो है, जो फैमिली डिमांड्स है वो डिफरेंट हैं। जितना ज़्यादा इनमें क्लैशेस आता है, डाउट्स माइंड में क्रिएट होते हैं। सो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है, मैं जब मैं भी काम करती हूँ तो पहले मैं सेल्फ आइडेंटिटी पे काम करवाती हूँ कि आप अपने आप को अपनी प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक्सेप्ट करो। जब आप ये कर लोगे तो आप यकीनन दूसरे को करने के भी काबिल हो जाओगे। प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपको अपने कॉम्प्लेक्सेस का पता नहीं होता, आप अपने डाउट्स को जो उनसे वो नहीं बेहतर तरीके से हैंडल करते, एंड क्या होता है कि आप यही सारी चीज़ें दूसरों पे निकालते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो और आप रिएक्टिव हो जाते हो, जो मुख्तलिफ शक्लों में, और एक शक्ल डाउट्स एंड शक हैं उसकी सूरत में सामने आते हैं। सो हमें ये रोल पहला तो पेरेंट्स का ही आता है कि उन्हें करना चाहिए। किसी भी वजह से वो नहीं हो पाया, आप अडल्ट एज में आ गए हैं, तो अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप ज़रूर अपने ऊपर काम करें, चाहे इसके लिए किसी की हेल्प लेना पड़े, लेकिन ये होना चाहिए। बिल्कुल बासित साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आगाज़ में एक बात कही थी, मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ। जब भी मिसेस खान बात कर रही थी आके, वो रिश्ता जो है, अगर तमाम तर चीज़ें देखनी हैं, मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम में कि हम एक चीज़ को भूल के हैं, यानी कि बेसिकली उसको हम शायद उस पर नहीं आए। शादी की रज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम शक की बात करें। एक चीज़ ये है कि वो लड़का और लड़की का आपस में अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न ज़माने में आजकल हमने देखी हैं, जो हमारे अजीज़ों ने, दोस्तों ने शादियाँ की हैं, वो लव मैरिज हैं और बड़ी सस्टेंड कामयाब रहती हैं आगे। जो अरेंज मैरिज होती है उसके अपने फ्लॉज होते हैं आगे। अब अगर लड़का लड़की को आपस में शादी से पहले एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं, उनको आपस में बैठने का मौका फराहम करें, पेरेंट्स फराहम करें, लड़की वाले या लड़के वाले। दे मस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर्स कि मेरी वीकनेस क्या है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है लड़का लड़की को भी किस टाइप का आदमी है, ये मेरे साथ चलेगा। अगर ऐसी लड़की की शादी हो जाए जिसको लड़के ने ना देखा हो या लड़की ने हस्बैंड को ना देखा हो, तो वहाँ तो ये चीज़ें अक्सर पैदा होती देखी गई हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसमें आप सिर्फ ये मैं कहूँगा कि जो बिफोर मैरिज लड़के लड़की का एक अंडरस्टैंडिंग, बातचीत, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उनका मिलना, दिस इज हाईली मैंडेटरी। मतलब आप ये कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को जाना बहुत जरूरी है। वो डेवलप हो जाएगी आपस में, पता लग जाएगा। कल वो ये कहेगा यार तुम तो मुझे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बातें करते थे, आज तुम कुछ और कह रहे हो। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि बिफोर वी एंड गेट बैक टू द एंड ऑफ द रैपिंग अप द सेशन, डॉक्टर शबाना, आप भी क्विक सी स्टेटमेंट अपनी ओपिनियन दीजिए कि शक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जी, सच्चाई और भरोसे के ऊपर बात हो रही है ना, उस पर आपका रिलेशनशिप है, तो कम्युनिकेशन इज द की। दूसरी बात ये है कि इज्जत, मोहब्बत और ये सारी चीजें जब शादी हो जाती है तो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो बदलती नहीं है, प्रायोरिटी बदल जाती है उनकी। एक बंदा इवॉल्व कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो गैप आ जाएगा। तो आपने कम्युनिकेशन का गैप भी नहीं आने देना, और अपने मियाँ बीवी के अंदर, चाहे वो आपका नफ्सियाती गैप है या एजुकेशन का है या मोटापे या पतला, फिजिकल, इमोशनल, आपने इकट्ठे साथ चलना है। इस जर्नी में कोई बहुत पीछे ना रह जाए। कोई पीछे रह गया तो उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत से आगे ले आए। इकट्ठे सफर आपने तय करना है, ये जर्नी ऑफ मैरिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवाना, आपने हमें यूएसए से ज्वाइन किया और क्रिटिकल आर्ट्स पे आप हमें हमेशा रोज़ ज्वाइन करती हैं। बहुत शुक्रिया आपके साथ का। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज मेरी सहेली के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका समय खालिद, और तो और आप तमाम नाजरीन का, व्यूअर्स का, मेरी सहेलियों का जिन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला, हमें देखा लाइव। मैं चाहूँगी और थैंक यू कि आप लोग हमें कॉल्स भी किए, मैसेज भी किए, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, और हमारी कोशिश थी कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में हम शक जैसे मसले को, शक जैसी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आ जाता है, क्या हो जाता है, उसको हल करें, आपके साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और कुछ ना कुछ हमारी पूरी कोशिश थी कि हम आप तक जो है इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी सहेली से हम सहेलियों को दीजिए इजाज़त, लेकिन हम कल फिर मिल रहे हैं लाइव समर डिजिटल पर मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए मेरी सहेली।